आज की वीडियो में बात करेंगे अबाउट न्यूजीलैंड थ्रैशिंग विक्ट्री और इंग्लैंड इन द वर्ल्ड कप ओपनर और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का प्रीव्यू भी करेंगे। साथ ही साथ बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका के मैचेस को भी प्रीव्यू करेंगे। एंड फाइनली बात करेंगे चैंपियंस लीग में बार्सा's कंट्रोवर्शियल विन ओवर पोर्टो, सिटीज विन ओवर लाइप्जिग एंड पीएसजी's शॉकिंग लॉस अगेंस्ट न्यूकासल। सो लेट्स बिगिन। तो भाई वर्ल्ड कप हो चुका है शुरू एंड बिफोर वी कम टू द मैचेस, क्योंकि मैचेस भी पहला मैच ही आई थिंक काफी ज्यादा धमाकेदार हो गया, ज्यादा डोमिनेशन हो गया एंड जो फेवरेट्स मान रहे थे जिसको हम लोग, उसकी काफी ज्यादा पिटाई हो गई। बट बिफोर वी कम टू दैट मुझे एक पॉइंट एड्रेस करना है जो कि शायद थोड़ा कंसर्निंग हो सकता है। जो लोग क्रिकेट नहीं देखते और जिनने यहाँ इस मैच से देखना स्टार्ट किया है, स्टेडियम में लोग कितने कम थे भाई साहब, देखने में बहुत ज्यादा अजीब लगा क्योंकि वर्ल्ड कप ओपनर मैच था, इंडिया में मैच हो रहा है जहाँ पे मोस्टली क्रिकेट ही सबसे बड़ा स्पोर्ट है एंड क्रिकेट देखने वालों की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है? सबसे ज्यादा है। क्यों इतने कम लोग थे स्टेडियम में? आई वुड आस्क यू, व्हाई डू यू थिंक, क्या हो सकता है रीजंस पॉसिबल? मुझे लगता है मेन रीजन ये होगा कि इंडिया का मैच नहीं था। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है फॉर श्योर एक तो ये रीजन है ही। एक तो ना, जब भी कोई बड़ा ओकेजन लाइक द वर्ल्ड कप, एंड थैंकफुली वर्ल्ड कप आते आते पिछले हफ्ते में इनफ हाइप बन गई थी टू रिमाइंड पीपल कि अच्छे 4 साल में एक बार आने वाला टूर्नामेंट है। हमें पता है हर साल WTC या फिर T20 वर्ल्ड कप या कुछ ना कुछ आ रहा होता है, बट दिस इज द पिनिकल ऑफ क्रिकेट। तो थैंकफुली वो नैरेटिव बनना दोबारा शुरू हो गया था, बट डिस्पाइट दैट इट वाज क्वाइट अ शॉकर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू सी, जो कि वो इनिशियल फोटोज निकल के आई थी ड्रोन से कि स्टेडियम पूरा खाली पड़ा हुआ है। देखो, इसमें आई ऑल्सो गेट द पॉइंट वाई पीपल विल थिंक दैट वे, बट ये ना एकदम वो डेप्थ तक जाने वाला एनालिसिस नहीं है। ओके, जो असली पर्सपेक्टिव है ना, उसके लिए हमें दोनों साइड समझनी जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है, पहली बात तो इट वाज नॉट द बेस्ट आइडिया टू नॉट स्टार्ट द वर्ल्ड कप विद इंडिया। 2011 वर्ल्ड कप में भी पहला मैच इंडिया बांग्लादेश का ही हुआ था, जो कि 2 होस्टिंग नेशंस थे। हमेशा यूजुअली ऐसा ही होता है कि जो होस्टिंग नेशन होता है उसी का पहला मैच होना चाहिए। That is the best possible way to create the biggest hype possible for the opener, for the World Cup, कि भाई आज के दिन शुरू हो रहा है। एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर इंडिया का मैच यहाँ पे हो रहा होता तो वो जैम पैक्ड होता। तो सबसे बड़ा आई थिंक ये, आई वोंट से डम मूव, बट एक मिस्टेक थी। आई नो उन्होंने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का क्यों रखा मैच, बिकॉज लास्ट टाइम फाइनल उनका हुआ था। तो उसका भी एक सेंस बनाता है कि इफ नॉट इंडिया देन हु आर द टीम्स जिनको पहला मैच खेलना चाहिए। तो यूजुअली हमने IPL में भी कई बार देखा हुआ है कि जो लोग पिछले बार फाइनल से पहुंचते हैं वही फिर अगली बार पहला गेम खेलते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने गलती कर दिया। आई थिंक यहाँ पे इंडिया का ही पहला मैच होना चाहिए था, एंड अगर इंडिया का पहला मैच नहीं रखना था तो वो अहमदाबाद में नहीं होना चाहिए था। Why do I say that? What do you think? क्योंकि कैपेसिटी इतनी ज्यादा बड़ी है कि अगर डिसेंट क्राउड आएगा तो भी छोटा ही लगेगा। अगर 50,000 लोग भी देखने आए हैं ना, तो भी अगर कम से कम 1,20,000 की कैपेसिटी है, आधे से कम ग्राउंड भरा होगा। सम रूमर्स से कि 1,30,000 भी है। एग्जैक्ट नंबर किसी को नहीं पता, कोई सीट्स गिनता नहीं वहां जाके, बट ऐसे रूमर्स है कि 120 से 130 के बीच में है। तो आधा भी नहीं, ऑलमोस्ट 1/3 पे आने वाले हो तुम, अगर 50,000 कैपेसिटी भी है। और ये 50,000 लोग अगर तुम वानखेड़े में डाल दोगे तो पैक्ड हाउस हो जाएगा अपने आप ही। तो हो सकता है कि जितने लोग आए वो एक्चुअली में सही था टर्नओवर, बट कैपेसिटी इतनी ज्यादा रखी हुई है कि इट शुड बी सेव्ड फॉर गेम्स जहाँ पे इंडिया खेलने वाली है। या फिर एक बहुत ही तगड़ा गेम कोई हो रहा हो तो, जैसे मान लो मे बी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, ऑल्दो इंडिया के क्राउड वैसे भी ज्यादा बाकियों के मैचेस देखती नहीं है उतना। तो आई थिंक गलती ये कर दी कि पहली बात कि इंडिया का पहला मैच नहीं हुआ, और जिनका हुआ तो वो अहमदाबाद में रख दिया। यही मैच अगर अपना चिन्ना स्वामी में हो रहा होता, बैंगलोर में या फिर वानखेड़े में हो रहा होता, मुंबई में, तो ये आपको जैम पैक दिख रहा होता वहाँ पे। एक जो 2-3 मैंने चीजें और सुनी थी, आई डोंट नो हाउ वैलिड एन आर्गुमेंट इट इज, बट आई विल जस्ट पुट इट आउट। तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, लिसनर्स को भी एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। एक ये था, पहली बात तो कि भाई धूप बहुत पड़ी हुई है, और काइंड ऑफ हमने देखा भी कि जैसे जैसे सेकंड इनिंग्स आ रही थी काफी स्टेडियम भरना शुरू हो गया था। बट यार वर्ल्ड कप है तो क्या धूप रियली मैटर करती है? बिकॉज इंडिया का मैच होगा तो थोड़ी होगा कि धूप के चक्कर में हम देखने नहीं आए, अनलेस इट एक्चुअली हैपेंस। आई होप इट डज नॉट। तो दैट कुड बी वन रीजन, क्योंकि स्टेडियम भी इतना बड़ा है, इतना वास्ट वो है, उसके रेंज है पूरा, कि कई जगहों पे वो ऊपर का सनरूफ पड़ ही नहीं रहा होता है नीचे, वो एक्चुअली में पूरा ओपन में होता है, बिकॉज कैपेसिटी ही इतनी ज्यादा है। तो हो सकता है कि लेजिट रीजन हो। दूसरा रीजन ये था कि वर्किंग डे था भाई। अगर वीकेंड पे शुरू हो रहा होता तो काफी डिफरेंट टर्नआउट मिलता है। आई थिंक ये एक पॉसिबल रीजन हो सकता है। वर्किंग डे पे आपकी कंट्री वैसे भी नहीं खेल रही है, कैन यू स्किप इट बिकॉज संडे को इंडिया का मैच आ रहा है? मे बी यस। तो दैट कुड बी अ पोटेंशियल रीजन। तो ये कुछ
जो सारे गलत फैक्टर्स हो सकते थे ना, सारे एक साथ आ गए। आई थिंक ये है थोड़ा वैसे डम मूव, एक तो वर्किंग डे पे रखना पहली बात, एंड सेकेंडली ऑब्वियसली कि आपने इंडिया से स्टार्ट नहीं किया। आई थिंक अगर वर्किंग डे पे छोड़ के अगर वीकेंड पे रखते ना तो फिर इंडिया से ही स्टार्ट करना पड़ता, विच वुड हैव बीन द आइडियल सिनेरियो। बट अगर इन्हें इंडिया से स्टार्ट नहीं करना था तो द ओनली वे पॉसिबल वाज टू हैव दैट ओपनिंग गेम ऑन अ वीकडे, ताकि वीकेंड पे इंडिया का मैच हो जाए, जो कि हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट हर टाइम जो है सैटरडे संडे को इंडिया का मैच पड़ने वाला। राइट। सो ये कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं, बट आई होप इसके चक्कर में वर्ल्ड कप का नाम खराब ना हो फालतू का, बिकॉज एज द वर्ल्ड कप प्रोग्रेसेस आई एम श्योर भाई हमें 2011 वाले वाइब्स दोबारा देखने को मिलेंगे। ऑल्सो 2011 में ये वाला स्टेडियम एग्जिस्ट नहीं करता था भाई, तो फर्क तो पड़ता है। एंड किसी भी वर्ल्ड कप में जब होम नेशन नहीं खेल रहा होता तो कभी भी फुल हाउस यूजुअली होता भी नहीं है, चाहे किसी भी कंट्री में हो। अभी हमने लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में देखा था, गेम्स लाइक नेदरलैंड्स वर्सेस अपना ये जो था इंडिया जो हुआ था, वहां पे भी कई सारी सीट्स खाली थी और जब भरी थी 90% वो इंडियंस की वजह से ही भरी हुई थी, बिकॉज इंडियंस ही हैं जो हर जगह पहुंच जाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं यार कि मे बी बाकी कंट्री से क्राउड नहीं आई देखने के लिए, वो थोड़ा क्वेश्चनेबल था। मुझे लगा कि यार आना चाहिए कंट्री को सपोर्ट करने के लिए, बट भाई यार देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। और एक चीज़ मैं यहाँ पे एक लास्ट ये भी कहूँगा, कुछ तो घपला है भाई। एज एन हाइप कम है? नहीं तो BCCI के पॉइंट पे टिकट्स की सेल जो है। अच्छा ओ, आई मीन इतने सारे क्रिकेटर्स ने ट्वीट करके ऑफिशियली बोला भी है हाँ कि मुझसे टिकट मत मांगना। नहीं वो तो विराट कोहली ने कह दिया है कि भाई विराट कोहली मस्त तरीके से कहा स्टोरी पे डाल के, हम्बली इन्फॉर्मिंग ऑल माय फ्रेंड्स कि भाई आप टिकट मत मांगो मेरे से, घर पे बैठ के देखो। तो वो अनुष्का शर्मा ने भी बाद में ट्वीट करा स्टोरी पे, अच्छा कि जो लोग सोच रहे कि मेरे थ्रू मिल जाएगी, मेरे को भी मत करना मैसेज। हाँ अच्छा नहीं बेसिकली जैसे वेंकटेश प्रसाद हैं, ऐसे कई सारे क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स रह चुके हैं जिन्होंने कहा था, क्योंकि इस बार माइंड यू जब BCCI ने टिकट सेल शुरू करी थी 1-2 महीने पहले तो काफ़ी फेज्ड मैनर में हुआ था वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप है इस बार इंडिया के मैचेस के लिए, मतलब वो तुरंत बिके हैं। एटलीस्ट सर्वर्स तो ये दिखा रहे हैं। अब ग्राउंड रियलिटी हमें मैच के दिन ही पता चलेगी। अगर संडे को इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच फुल हाउस नहीं दिख रहा हमें तो फिर कुछ घपला तो पक्का है। क्योंकि इवन वेंकटेश प्रसाद ने भी कहा था कि एक क्रिकेट फैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस यही है कि वो वर्ल्ड कप में अपनी कंट्री को जाके चीयर कर सके। अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करोगे और उसको वो फैन एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं करोगे तो फिर फैंस भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। सो आई जस्ट होप कि फैंस को टिकट मिलना पॉसिबल हो एक अच्छे फेयर मैनर में। राइट, समथिंग ऑन दैट सॉर्ट ट्वीट करा है कुछ लोगों ने, विच क्लियरली शोज कि यार नॉट एवरीथिंग वाज फुल्ली ट्रांसपेरेंट आई बिलीव। तो आई अंडरस्टैंड इंडिया के मैचेस में शायद टिकट मिलना बहुत मुश्किल था, बट इंडिया में क्रिकेट के फैंस इतने ज़्यादा है ना उस लेवल के हार्डकोर फैंस कि वो किसी का मैच भी देखने चले जाएंगे। राइट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, वो एवरेज फैन होते हैं, पर हार्डकोर फैंस जो होते हैं ना क्रिकेट के वो भी बहुत एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है। तो आई थिंक दे हैव द एबिलिटी टू फिल आउट मोस्ट ऑफ द स्टेडियम्स, मे बी नॉट मोटेरा फॉर श्योर, बट होपफुली आगे जाके वानखेड़े, अपना ये चिन्नस्वामी, चिदम्बरम, फिरोजा कोटला, जितने भी हैं, लेट्स होप कि यार ईडन गार्डन्स थोड़ा भर के देखने को मिले स्टेडियम, तभी मज़ा भी आता है। आई थिंक प्लेयर्स को भी लगता होगा कि भाई क्राउड आएगी तभी मज़ा आएगा। हाँ, लगता होगा डेफिनेटली। तो ये तो हमने थोड़ी बात कर ली स्टेडियम की और हाइप की, बट लेट्स नाउ मूव ऑन टू द फर्स्ट गेम जो कि वर्ल्ड कप ओपनर था। अब भाई क्या ही मतलब किसने एक्सपेक्ट किया था इतना होने वाला है? पीटा है पकड़ के भाई साहब। व्हाट आर इनिशियल थॉट्स? मतलब मुझे लगता है कि जब मैंने देखा कि इंग्लैंड का ओवरऑल टोटल कितना था, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द टॉस। यहाँ पे न्यूजीलैंड टॉस जीतती है। काफ़ी लोग कहते हैं जो टॉस जीतेगा वो मैच जीत जाएगा अल्टीमेटली। व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो टॉस जीतेगा मैच जीत जाएगा, बिकॉज ये बहुत ही एक विक्टिमाइज्ड ओपिनियन मुझे लगता है ये कि यू कांट गिव दैट एक्सक्यूज कि तुम टॉस हार गए। तो इंडिया 2011 में फाइनल में टॉस हार गई थी, जो कि कॉन्ट्रोवर्शियली अपेरेंटली शायद धोनी जीता हुआ था, वो दोबारा टॉस कराया गया था। अच्छा ओ हाँ, ऐसे कुछ हुआ था बिकॉज वो आवाज इतनी, वही 1 सेकेंड, क्राउड इतनी ज्यादा थी वानखेड़े में कि सुनाई नहीं दिया कि कॉल क्या करा है, इतनी आवाज थी, तुम सोच सकते हो। होपफुली इंडिया दोबारा फाइनल में आएगी और मोटेरा में उतनी आवाज देखने को मिलेगी, वो तो डबल ट्रिपल हो जाएगी। 50,000 में उतनी आवाज थी, यहाँ तो फट जाएंगे कान। बट आई वोंट गिव दैट एक्सक्यूज कि टॉस जीतोगे तो मैच जीत जाओगे। और मैं जैसे हम लोग मैच को ब्रेक डाउन करेंगे अभी आगे, आई थिंक न्यूजीलैंड ने अननोइंगली एक सॉफ्ट स्पॉट ढूंढ लिया है। ओके, इंग्लैंड का एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ लिया इंग्लैंड की स्ट्रैटेजी का। मे बी एंड मे बी दिस इज जस्ट द फर्स्ट गेम, हम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं इंग्लैंड के बारे में जबरदस्ती, एंड इन द नेक्स्ट गेम दे विल प्रूव ऑल ऑफ अस रॉन्ग। बट अभी जितना हमें डेटाबेस मिला है, एक ही मैच हुआ वर्ल्ड कप का, तो हम उसको ब्रेक डाउन करने का ट्राई करेंगे। टॉस यहाँ पे ये था कि दोनों जीतते तो उनको बॉलिंग ही चाहिए थी,
तो बटलर ने भी कहा था, नहीं बटलर ने कहा था कि उसको बॉलिंग चाहिए थी। नहीं मतलब मैं तो आई विल क्वेश्चन कि क्यों न्यूजीलैंड ने बॉलिंग स्टार्ट करी, क्योंकि लाइक यू हैव सेड प्रीवियसली कि ओडीआई में यूजुअली लोग बैटिंग करना पहले प्रेफर करते हैं, राइट? सो व्हाई डिड दे चूज टू बॉल फर्स्ट? आई थिंक यहाँ पे जो ड्यू फैक्टर था ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकला अल्टीमेटली। ओके। एंड अभी जो हमारे थोड़े बहुत वार्म अप मैचेस हुए हैं उसमें बारिश भी हुई है, सो आफ्टर दैट एक्सपीरियंस शायद टीम्स का थोड़ा दिमाग चेंज हुआ हो पॉसिबली, कि जैसे हमने अभी लास्ट प्रेडिक्शंस वाली वीडियो में कहा था कि वैसे तो आइडियली आपको यू वुड ऑलवेज वांट टू बैट फर्स्ट एंड पुट रन्स ऑन द बोर्ड इन अ बिग गेम, बट विद द एडवेंट ऑफ रेनफॉल्स एंड स्टफ लाइक दैट यू वुड नेवर नो। पता चले आपने पहले बैटिंग करके 350 रन बनाए और फिर डीएलएस के चक्कर में जो है वो टारगेट रिड्यूस होकर 200 का हो गया इन 20 ओवर्स, तो इट इज वेरी मच चेजेबल। सो यू वुड ऑलवेज वांट टू चेज फर्स्ट इन दोस सिचुएशंस। ऑल्सो अपेरेंटली ऐसा क्या है, बटलर ने भी कहा था कि पिच जो है वो फ्लड लाइट्स के अंडर बेटर बिहेव कर रही थी बैटिंग के लिए, ओके, क्योंकि ड्यू भी आ जाती है और पता नहीं है थोड़ा वेयर एंड टेयर हुआ होगा, उसके बाद थोड़ी बैटिंग के लिए आइडियल बन गई होगी पिच, इनिशियली थोड़ा फंस रहा था वगैरह था, इसी के चलते दोनों को बॉलिंग लेनी थी। अब क्या ये एक फेमस ट्रेंड बनेगा कि नहीं आगे जाके, वो हमें अभी पता लग जाएगा एक हफ्ते के अंदर। अभी हम लोग इंडिया ऑस्ट्रेलिया को प्रीव्यू करेंगे तो उसमें भी वी विल ट्राई टू ब्रेक दिस डाउन फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव, क्या लगता है। बट इन सेइंग दैट आई डोंट थिंक इट इज एन एक्सक्यूज टू बैट फर्स्ट एंड देन लूज द गेम, क्योंकि हम टॉस हार गए थे, नेवर एन एक्सक्यूज। सो क्योंकि इनफैक्ट मैं आपको बताऊं यहाँ पे जिनको नहीं पता था, विलियमसन, टिम साउदी, केन विलियमसन की बात कर रहा हूँ मैं, विलियमसन, टिम साउदी, लोकी फर्गुसन और इश सोधी चारों नहीं खेल रहे थे, राइट? तो और मतलब ये ए टीम के प्लेयर्स हैं और उसकी जगह पे जो लोग हैं उन्होंने क्या परफॉर्म करके दिया। इंग्लैंड से एक या दो मेन प्लेयर तुम रीस स्टोपली कह सकते हो और एक अपना बेन स्टोक्स ऑफ कोर्स, जो कि कहोगे कि शायद हाँ स्टार्ट कर सकते थे। डेविड विली का आई डोंट थिंक स्टार्ट करता कि नहीं करता। सो ये दो मेन प्लेयर्स तुम कह सकते थे पोटेंशियली कि स्टार्ट कर सकते थे, बट इट अल्टीमेटली डिड नॉट रियली हार्म देयर बैटिंग कॉम्पोजिशन या फिर बॉलिंग कॉम्पोजिशन। दे स्टिल हैड इनफ फायर पावर। अब 80 बॉल बची हुई और तुमने 280 का टारगेट चेस करवा दे, सब 1 विकेट लेके, इतनी बुरी बॉलिंग नहीं है तुम्हारी भाई, इतना एक्सक्यूज मत दो। बेन स्टोक्स बॉलिंग नहीं करने वाला था। तो आई थिंक यहाँ पे तो आउटप्लेड हुए हैं कंप्लीटली। नो एक्सक्यूज कुड बी गुड इनफ फॉर इंग्लैंड टू जस्टिफाई देयर परफॉर्मेंस, राइट? बट अगर मैं मैच की बात करूँ, स्पेशली द फर्स्ट इनिंग्स, और इस पूरे मैच के एनालिसिस के एंड पे हम जो हमें लेसन्स मिले यहाँ से उनको निचोड़ के निकालने की कोशिश करेंगे, ओके? जिसमें इंडिया की भी थोड़ी मदद हो सकती है जब उनका इंग्लैंड से मैच होगा। तो अब मुझे लग रहा है भाई इंग्लैंड से तो चाहे हरा भी देंगे, ये भाई न्यूजीलैंड से धर्मशाला मैच है यार, एग्जैक्टली रुला ना दे कहीं, राइट? बट फर्स्ट इनिंग्स में अगर तुम नोटिस करो, इंग्लैंड ने जितनी भी बैटिंग करी है, मैं आपको ना फेज वाइज बताता हूँ टू प्रूव माई पॉइंट, ठीक है? पहला पावर प्ले 10 ओवर का होता है, उसमें जो है 51 रन आए थे और 1 विकेट गिरा था इनका, मतलब 5.1 रन एन ओवर, ठीक है? फिर जो सेकंड पावर प्ले था जो कि 10th to 40th ओवर का होता है, 30 ओवर्स आते हैं बेसिकली इस पावर प्ले में, विच मीन्स 180 बॉल्स। इन 180 बॉल्स में उन्होंने 173 रन बनाए थे सिर्फ, और 5 विकेट गिर गए थे। मैं सिर्फ क्यों कह रहा हूँ अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। और आखिरी के 10 ओवर विच इज द लास्ट पावर प्ले 40th to 50th ओवर, उन 60 बॉल्स में 58 रन ही बनाए सिर्फ, और फिर से 3 विकेट गिराए। यहाँ पे तुम नोटिस करो तीनों पावर प्ले के फेजेस में नंबर ऑफ बॉल्स इज मोर देन नंबर ऑफ रन्स, हाँ राइट, विच इज वाई अल्टीमेटली 300 से कम रन बने इनके। ये मुझे लगता है हमें थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। इंग्लैंड का अप्रोच गोइंग इनटू दिस वर्ल्ड कप क्या रहा है, हमने पहले भी वीडियोस में बात कराई है। दे आर नॉट इवन लुकिंग टू प्ले फुल 50 ओवर्स, हाँ राइट। उनको ये है भाई हम जितना खेलेंगे ना उतने में 350 बना देंगे, और उसके चलते हुए क्या स्ट्रेटेजी होगी कि मोर देन 6 रन एन ओवर आपको मारने, मोर रन्स देन बॉल्स प्लेड हमेशा आपको होना पड़ेगा। वेयर आई थिंक न्यूजीलैंड वन इज, इन लोगों ने ना विकेट्स लेने पे फोकस नहीं करा इतना, इन लोगों ने रन्स करने पे फोकस करा है। एंड आई टेल यू मैं ये एनालिसिस कहाँ से लेके आ रहा हूँ। मैंने ना हाईलाइट्स दोबारा देखी गेम खत्म होने के बाद टू यू नो ब्रेक डाउन सबके डिसमिसल्स एंड क्या, और एक पैटर्न पता क्या निकल के आया। स्टार्टिंग में जो मलान है इनका ओपनर जो है लेफ्ट हैंडेड, उसका तुम विकेट हटा दो क्योंकि वो एज लग के कॉट बिहाइंड हुआ था। उसके अलावा सारे के सारे बैट्समैन 9 विकेट गिरे हैं, सारे विकेट जो है ना वो बैट्समैन ने थ्रो करे। कई लोग कहेंगे बटलर का भी एक फेंट एज लगा था, वो थ्रो तो नहीं कहोगे तुम एग्जैक्टली, आई कैन गेट योर पॉइंट, बट इफ यू सी वो बेसिकली बॉल को स्टीयर कर रहा था पीछे चौका मारने के लिए क्योंकि रन थोड़े से ड्राई अप हो रहे थे। तो एक चीकी शॉट था, बहुत ही इन योर फेस वाला शॉट नहीं था कि मैं स्टेप आउट करके सीधा टिल्ला ही मारूंगा, एक चीकी वे था रन चुराने का,
बट उसी चक्कर में आउट हुआ. बेसिकली इंटेंट था कुछ अलग करने का, रन्स मारने के सेक में. एंड दिस इज वेयर आई थिंक दिस कुड बी अ पॉसिबल लूप होल इन इंग्लैंड्स बैटिंग स्ट्रैटेजी. दैट बेसिकली इतना ज़्यादा उनको चोक कर दो, रन्स ना मारने दो कि वो अंडर प्रेशर आ जाए. और इसके अंदर प्रेशर मारते आते बैट्समैन खुद ही आउट हो जाएंगे, थ्रो कर देंगे. ओके, क्योंकि इंग्लैंड का ये है भाई कि हम जितने ओवर खेलेंगे ना, हम 7-8 रन हर ओवर में मारेंगे. हाँ, मार के खेलेंगे. तो मुझे पता नहीं तुमने वो देखा था वो वाला पार्ट की नहीं गेम का. जो रूट बैटिंग कर रहा था उसने ट्रेंट बोल्ट को वो कर दिया, रिवर्स छक्का रिवर्स स्वीप का. स्वीप भी का रैंप कहेंगे उसको. ऐसे मुड़ा करके मार दिया पीछे ट्रेंट बोल्ट को, जहाँ पे हम लोग रोते हैं ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट. राइट. तो वो इंटेंट बहुत क्लियर था कि हम रन मारने ही जा रहे हैं, और हमें चाहे सीधे बैट से चाहे टेढ़े बैट से, पर हमें रन चाहिए चाहे कुछ हो जाए. बट न्यूजीलैंड ने वही सही चीज करी. इन्होंने कहा हम रन्स तुम्हारे ड्राइव कर देंगे, अब तुम मार के दिखाओ क्या कर लोगे. जबरदस्ती आउट ऑफ स्किन प्ले करने जाओगे तो तुम विकेट दोगे. आई थिंक यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड जब बैटिंग कर रही हो तो डोंट बी टू अग्रेसिव अबाउट इट, जस्ट ट्राई टू कंटेन योर रन्स एंड दे विल ऑटोमेटिकली थ्रो योर विकेट्स. अब क्या ये स्ट्रैटेजी हर टीम इम्प्लीमेंट कर सकती है, क्या ये स्ट्रैटेजी हर ग्राउंड में जहाँ पे अलग अलग कंडीशंस होती हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकती है कि नहीं, ये हमें अभी 2-3 मैचेस के बाद समझ में आएगा. बट एज ऑफ नाउ ये एक ऑब्जर्वेशन मुझे निकल के दिखी है क्लियरली. और इसी के चलते हुए ना, क्योंकि वो रन्स कंटेन करने जा रहे थे, नोवेयर उन्होंने कभी भी 6 रन से ज़्यादा पर ओवर का रन रेट रखा इन एनी फेज, तीनों फेज में हम बात करें तो. इनफैक्ट बटलर ने गेम हारने के बाद कहा कि हम लोग कम से कम 330 रन टारगेट कर रहे थे. तो खुद ही बोल दिया उसने भाई कि हमें चाहिए था उस टाइप का, जो कि हमारा अग्रेसिव बैटिंग अप्रोच रहा है हमेशा से. तुमने उस चीज को नेगेट कर दिया, विकेट्स अपने आप आ गए. क्योंकि अभी भी 9 विकेट गिरी गए अल्टीमेटली. वो दे वुड हैव बीन फाइन विद गेटिंग ऑल आउट, बट रन चाहिए थे उनको, उनके रन नहीं बनने दिए. राइट, ये सबसे बड़ी बात है. ओके. उसके बाद जब तो यहाँ पे तो जब मतलब बेसिकली व्हेन यू आर बॉलिंग अगेंस्ट इंग्लैंड, ट्राई टू कंटेन योर रन्स, डोंट बी टू अग्रेसिव मे बी विद द विकेट्स. ठीक है, मतलब बहुत अग्रेसिव फील्ड सेटअप करने की जरूरत नहीं है. इसका उल्टा करना बैटिंग करते हो, जो कि मैंने देखा न्यूजीलैंड से. जब न्यूजीलैंड बैटिंग करनी आई है, अपना जो विल यंग है वो पहली बॉल पे आउट हो गया था. पहली बॉल पे. उसके बाद भी एक तो रचिन रविंद्र जो है और अपना कॉनवे जो है, कॉनवे को तो हम सब जानते हैं, सीएसके सामने देखा था इस साल खेलते हुए सब लोगों ने, तो ही इज वेरी फ्रेश इन आवर मेमोरीज. बट रचिन रविंद्र भाई मेरी उम्र का है, 23-24 साल का ही है. शुभमन गिल हमारी उम्र का है भाई. मैं तो कह रहा हूँ कि वापस आ जाए, देश आ जाए भाई वापस देश में. युवराज सिंह का रिप्लेसमेंट मिल गया मुझे, इसको दो सबसे पहले. हम 10 साल से रो रहे हैं, युवराज सिंह का रिप्लेसमेंट नहीं मिला हमें. लेफ्ट आर्म बॉलिंग भी कर लेता है, लेफ्ट आर्म बैटिंग भी कर लेता है, पिटाई भी कर लेता है. बढ़िया लग रहा है भाई मुझे देखने में. बट द फैक्ट दैट एक विकेट गिर गया, वहां पे इंग्लैंड वर गोइंग अग्रेसिव. इंग्लैंड का है कि हम जो भी करेंगे अग्रेसिवली करेंगे. बटलर ने तो ये कह दिया अभी, जो वो कैप्टन्स जो वो इवेंट जो होता है उसमें कहा था कि मुझे डिफेंडिंग चैंपियंस का टाइटल पसंद ही नहीं है, हम कुछ डिफेंड नहीं कर रहे हैं, हम अटैक कर रहे हैं. ऐसा बेवकूफ वाली बात बोली. वैसे तो बहुत इंग्लिश जो है यहाँ पर रो रही है, इंग्लिश क्राइंग इन द कॉर्नर. बट ही मैसेज जो एक्सप्रेस कर रहा था तुम समझते हो उसको. तो दे आर ऑल अबाउट अग्रेशन. तो यहाँ पे उन्होंने जब बैटिंग करनी है न्यूजीलैंड, भाई उन्होंने उस एग्रेशन को अपने एग्रेशन से काउंटर करा कि भाई पहला विकेट गिर चुका है एंड तुम्हारे पास केन विलियमसन जैसे बैट्समैन नहीं है, फ्रेजाइल तुम्हारे अभी बैटिंग लाइनअप है, थोड़ा सा बहुत यूथ है उसमें. भाई जिस तरीके से पिटाई करी इन लोगों ने, सैम करन को स्टार्टिंग में एक एंड से थोड़ा ब्लॉक करा हुआ था और दूसरे एंड से क्रिस वोक्स को तो ऐसे निकाल के मार रहे थे यार. क्रिस वोक्स की इतनी पिटाई करी कि उसकी जगह पे फिर मार्क वुड को लाना पड़ा. मार्क वुड अपना LSG में खेलता है, वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स राइट नाउ, अच्छी बिल्ड भी है, बाउंसर भी अच्छी फेंकता है. भाई रुला दिया उसको यार. रचिन रविंद्र ने आते ही ऊपर बॉल फेंकी तो ड्राइव का चौका. ऊपर बॉल फेंकने के बाद यूजुअली क्या होता है क्रिकेट में, साइकी ऐसी होती है, कई बार नोटिस करोगे आप किसी एकेडमी में जाओगे तो, अगर आपने फास्ट बॉलर को फ्रंट फुट पे मार दिया ना, तो और उस बंदे की बुद्धि थोड़ी छोटी है, बाउंसर डालेगा, अगली बॉल बाउंसर डालेगा हमेशा. मुझे याद है नेट्स में हम लोग जब भी खेलते थे ना, जैसे किसी को ऐसे ड्राइव पे चौका मार दिया नेट्स में, मतलब पता चल जाता ना कि चौका होता है वाला, इतना अच्छा स्वीट साउंड आता है. तो ना कोच यूजुअली कई बार कोई इनएक्सपीरियंस फास्ट बॉलर हो तो उसको बोल रहा होता है कि ऊपर ही डालनी है, फिर भी लर्न टू मेक द बैट्समैन कम फॉरवर्ड एंड थ्रो हिज बैट, वहीं पे विकेट मिलता है. दैट इज हाउ मैच्योर्ड यू शुड बी एज अ फास्ट बॉलर. कुछ लोग होते हैं जो कि एग्रेशन में आके ईगो पे आके छोटी पटकते हैं. तो मार्क वुड ने उसके बाद ही ड्राइव का चौका खाया था एक रचिन रविंद्र से, फिर छोटी पटकी एक रिब्स के पास यहाँ पे
शोल्डर हिप्स के पास, उसने भाई पुल करके छक्का मार दिया यार। क्या बैटिंग करी उस बंदे ने। और फन फैक्ट, रचिन रविंद्र कहीं आस पास भी नहीं था ओपनिंग और वनडाउन में बैटिंग करने के, प्लान्स में ही नहीं था अभी तक, अभी पिछले हफ्ते तक। विलियमसन क्योंकि इंजर्ड है तो बाय चांस पाकिस्तान के अगेंस्ट उसको ओपनिंग करने को कह दिया गया रचिन रविंद्र को, उसने 100 मार दी। राइट। तो और इस बार विलियमसन खेला नहीं तो कहा चला तू वनडाउन आ जा, वह फिर से 100 मार दी उसने। और 100 मारी भी कैसे भाई, 120 समथिंग इन जस्ट 80 समथिंग बॉल्स, 120 प्लस की स्ट्राइक रेट दोनों का ही ऑलमोस्ट ऐसे ही स्ट्राइक रेट थी, 125 128 की स्ट्राइक रेट है दोनों की। कॉनवे ने 150 मार दिए भाई राइट पहले मैच में आती, मजाक चल रहा है यार। एंड द बिगेस्ट पार्ट इज देयर वाज हार्डली एनी शॉट जहां पे लोग आउट ऑफ कंट्रोल लग रहे थे, हार्डली एनी शॉट जहां पे ऐसा था कि चलो एज लग गया या फिर जहां मारना चाह रहे थे वहां नहीं लगा। हार्डली कोई ऐसी बॉल थी जहां पे मैंने ऐसे देखा हो। एक तो इज इट जस्ट अबाउट न्यूजीलैंड सो गुड विद देयर बैटिंग या फिर इट्स आल्सो अबाउट इंग्लैंड बैड विद देयर बॉलिंग? क्योंकि सिर्फ एक विकेट निकालना पूरे मैच में। वही तो मैं बात कह रहा हूँ कि आपने उनको मेंटली डिफीट कर दिया ना। इंग्लैंड का क्या अप्रोच था, हम तो अग्रेसिव खेलने वाले हैं, जो सामने वाला होगा वो हमारे हिसाब से एडजस्ट करेगा। इन्होंने उल्टा भाई दबा दिया कि बेटा अब तो हम भी पिटाई कर रहे हैं सामने से, अब तुम क्या करोगे। एंड मे बी इंग्लैंड हैव नॉट रियली, और मे बी दे डोंट हैव एनफ एक्सपीरियंस इन दीज सिचुएशंस जहाँ पे उनको सामने से इतना अग्रेशन मिल रहा है, बैक सीट उन्हें लेनी पड़ रही है। हाँ कि उन्हें बैक सीट पे, तो यहाँ पे यू शुड नो हाउ टू कंटेन द रन्स एंड स्लो द टेम्पो ऑफ द गेम। यहाँ पे अनदर शॉट आउट टू MS धोनी, कीपर का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे। आई थिंक बटलर का थोड़ा बहुत इनएक्सपीरियंस दिखा यहाँ पे मुझे एज अ कैप्टन। ओके, won't blame him because 99% of the captains in international cricket could not have done much. But यहाँ पे धोनी जैसा बंदा ना बहुत स्मार्ट है, ही नोज हमें गेम की टेम्पो कब स्लो करनी है। अब पता है मेरे को तो याद है ऐसा होता था मैचेस में, ऐसी आपको ट्रिक्स सिखाई जाती हैं, थोड़ी चीप ट्रिक्स होती हैं, बट आप जब क्रिकेटर बन रहे होते हो तो कई बार ऐसा होता है, अगर आपका वो हो ना बॉलर, मान लो मैं बॉलिंग कर रहा हूँ और मेरे को बैट्समैन ने सामने से 2 छक्के मार दिया लगातार, 2-3 छक्के मार दिए, तो उसके बाद मैं जूते में कुछ घुस गया मेरे, मैं एक्टिंग करूंगा और फिर जूता उतार के दोबारा लेस बांध दूंगा। ओके, ताकि टेम्पो ब्रेक हो जाए, रिदम ब्रेक हो जाए। अच्छा ओके। इतनी छोटी छोटी चीजें होती हैं और ये आपको ग्राउंड लेवल से सिखाया जाता है हर अकेडमी में, अगर आपको ऊपर तक खेलना है तो। ये बहुत चीप ट्रिक्स होती है लेकिन ये कई बार काम करती हैं। कई बार ऐसा होता है, तुमने नोटिस करा होगा, इवन इन फुटबॉल, बिकॉज तुम फुटबॉल ज्यादा देखते हो, हाफ टाइम से पहले कुछ हो रहा है, हाफ टाइम के बाद कुछ हो रहा है। क्यों? रिदम ब्रेक हो जाता है। हाँ राइट। ड्रिंक्स ब्रेक से पहले क्रिकेट में कुछ हो रहा है, ड्रिंक्स ब्रेक के तुरंत बाद जो बंदा 100 पे खेल रहा था एकदम से उसने एक रैश शॉट मारा बिकॉज लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन हो गया। मतलब ये तो आई अंडरस्टैंड, क्योंकि चलो ड्रिंक्स ब्रेक भी थोड़ा सा टाइम होता है, बट जस्ट दिस कि आपने जूते उतार के वापस बांध दिए, इतना टाइम में भी उनका कंसंट्रेशन लैप्स हो जाता है। 30-40 सेकंड भाई, वो रिदम ब्रेक करने का पॉइंट होता है। ओके। और बैट्समैन को भी पता होता है कि ये चालूगिरी कर रहा है, सबको पता होता है बिकॉज वो खुद भी करेगा अपनी टीम के लिए। राइट। और धोनी बीइंग बिहाइंड द विकेट्स, वो तो कई बार ऐसी भी हरकतें करता। बॉल क्या होता है ना, यूजुअली स्पिनर डाल रहा होता है तो आप विकेट कीपर पास में खड़ा हुआ है, जान के गिरा दी। हाँ, बेल जान के गिरा दी, कभी बेल जान के गिरा दी, वो भी सही बात बोली तुमने। कभी क्या होता है कि कवर्स को फेंक रहा बॉल के, कवर से दोबारा बॉलर को देगा, उसने पीछे फेंक दी, अच्छा ओके, पॉइंट पे फेंक दी, स्लिप पे फेंक दी, फिर वो बॉल चमकाने की एक्टिंग कर रहा है बहुत देर तक। राइट। ये सब ट्रिक्स होती हैं भाई। ओके। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा मुझे इनएक्सपीरियंस दिखा कि ये सब कर सकते थे रिदम तोड़ने के लिए। बट रिगार्डलेस भाई, जिस तरीके से लोग खेल रहे थे, क्या खेले हैं भाई। मतलब डू यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट द 2 इनिंग्स? मतलब मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ मेरे लिए ये थी, क्योंकि मैंने जब एट द एंड ऑफ द डे जब लिखने के लिए स्कोर कार्ड देखा, इंग्लैंड में से सिर्फ 2 लोगों ने 40 के ऊपर रन बनाए थे। एक हमारा अपना जॉस बटलर था जिसने 43 बनाए थे, एंड दूसरा हमारा जो रूट था जिसने 77 बनाए थे, वो भी 86 बॉल में। अराउंड 89 की स्ट्राइक रेट थी उनकी, तो इट्स नॉट लाइक वो मार के खेल पा रहे थे। एंड जो रूट इज दैट गाय जो कि बैस बॉल के आने के बाद से ये सारे रिवर्स स्वीपर सब ट्राई करता है। राइट राइट। उसके पीछे का इंटेंशन ही यही है कि जो रूट हैज ऑलवेज बीन दैट गाय जो कि टेक्निकली बहुत साउंड है, ट्रेडिशनल क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। ही हैज एडेड अ न्यू डायमेंशन इनटू हिज गेम टू बी मोर रिलेवेंट इन T20 क्रिकेट एंड ODI क्रिकेट। राइट। द होल पॉइंट ऑफ hitting those shots was this to be more relevant in even टेस्ट में मारते हुए देखा हमने तो। Exactly. उसके बावजूद भी उसकी स्ट्राइक रेट 100 से कम है। दिस गोज ऑन टू शो कितना अच्छा चोक कर रहा है न्यूजीलैंड ने भाई। राइट। शाउट आउट टू न्यूजीलैंड के जितने बॉलर्स हैं। और यहाँ पे अपना जो मैट हेनरी जो है उसने 3 विकेट लिए हैं भाई। अप टॉप जो उससे एक्सपेक्टेड था लोकी फर्गुसन के जगह जो काम करना था उसको, बिकॉज लोकी फर्गुसन आज नहीं था, सपोर्ट नहीं था उसके पास, सिर्फ ट्रेंट बोल था। He lived up to it भाई। सिर्फ 48 रन्स भी दिए हैं आई थिंक 10 ओवर में, तो इकोनॉमी भी 5 से कम की है। एंड एक मैं यहाँ पे जो कि मैं लेसन्स में से निकाल के बात करूंगा, लेट मी सी इफ आई हैव एनी अदर पॉइंट टू मेक। एक तो हाँ,
जो पहला विकेट गिरा उसके बाद भी पहले के 10 ओवर में जो पहला पावर प्ले होता है, न्यूजीलैंड के 81 रन थे भाई, इंग्लैंड के 51 रन थे, 30 रन ज्यादा थे उनसे। राइट। अगले के 26 ओवर में जो कि सेकंड पावर प्ले था, जो कि पूरे 30 ओवर का होता है, लेकिन 36.2 ओवर्स में जीत गए, 202 रन बना दिया भाई, बताओ यार। राइट। 202 रन और एक भी विकेट नहीं गिरा, तो कहीं रुके ही नहीं यार। और यहाँ पे पता है अनदर वेरी गट्सी एंड स्मार्ट मूव बाय न्यूजीलैंड, जो ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था तब शायद आई थिंक 20-30 रन रह गए थे तब ना, ये मैंने कमेंटेटर्स को भी बोलते हुए सुना था, एंड इट वाज प्रीटी क्लियर कि इनके इंटेंशन से पता चल रही थी वो चीज़। कुछ ऐसी बात हुई थी मैनेजमेंट से कि अब हमें पता हम गेम जीतने वाले हैं, तो अब ना जल्दी गेम खत्म करो रन रेट के चक्कर में। अब क्या होता है ना, जल्दी गेम खत्म करने के चक्कर में कई बार ऐसा भी होता है कि आप आउट हो जाओ। भाई आउट भी नहीं हुए, इतने अच्छे फॉर्म में थे वो, और खत्म करा भाई जल्दी। उसके बाद आई थिंक हर ओवर में 15-20 रन आए, 14 ओवर तो बच गए थे एंड में। हाँ, तो बहुत ही जल्दी खत्म कर दिया। तो क्लिनिकल फिनिशिंग यार, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, बहुत अच्छा खेले। और अल्टीमेटली देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर इंग्लैंड। हाउ वुड यू टेक दिस एक्सपीरियंस इन योर साइड इफ यू आर इन द इंग्लैंड कैंप, इंग्लैंड क्रिकेट टीम? आई थिंक काफ़ी डीमोरलाइजिंग तो होगी ये चीज़, क्योंकि आपने अपनी सारी चीज़ें ट्राई करी, एंड ये जो बेसबॉल अप्रोच है कि आप स्टार्टिंग से अग्रेसिव होके खेल रहे हो, अभी तक आई डोंट थिंक कि इस लेवल का उन्हें थोड़ा वेकअप कॉल काइंड ऑफ मिला था कि दूसरे वाले बंदे ने आपको लिटरली पकड़ के घोट दिया गला आपको कि भाई अब करके दिखाओ कुछ। तो ये जो चीज़ इन्हें मिली है, प्रॉब्ली हो सकता है कि ये फ्यूचर के लिए अच्छी भी हो इनके लिए, ताकि अब वर्ल्ड कप को आगे वर्ल्ड कप में जितने आगे मैचेस होंगे थोड़ा वर्सटाइल होकर खेलें, कि इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ हम ही हमेशा ड्राइविंग सीट में होंगे, वी ऑल्सो काइंड ऑफ हैव टू अडाप्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, क्योंकि बाकी जो टीम्स हैं वो भी इसी लेवल पे हैं तभी वर्ल्ड कप में खेल रही हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि हम लोग हर बार ये चीज़ डाल सकते हैं। स्पेसिफिकली जो आगे मैचेस होने वाले हैं अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि ये सब कॉन्टिनेंट पिचेस हैं, यहाँ से ऑब्वियसली इंडिया जो है वो ज़्यादा फेमिलराइज होगी। तो पता मैं एक बात कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी टॉप टीम्स है ना, उसमें से अगर इस मैच से सबसे ज़्यादा सीखने के लिए किसी टीम के लिए था ना, तो वो इंडिया ही थी। ओके, इंडिया इज दैट वन टीम, हमने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में भी देखा था, ये जो होता है ना अल्ट्रा अग्रेसिव अप्रोच, वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाती इंडिया कई बार। राइट। क्या वो विकेट थ्रो कर देते हैं, कभी इतना अग्रेसिव हो जाते हैं कि बॉल कनेक्ट ही नहीं हो रही थी बैट पे, तो अल्टीमेटली रन रेट और गिर जाती है। आई थिंक न्यूजीलैंड ने जैसे अप्रोच रखा है, सबसे बड़ा लेसन इंडिया के लिए यहाँ पे। एंड जो कंटेनिंग वाली जो बात है बॉलिंग में, अगर वो हाइपोथेसिस एक्चुअली में ट्रू हो जाती है, तो उसके लिए अश्विन बहुत काम आएगा लखनऊ में। राइट, बहुत काम आएगा डेफिनेटली। तो उस मैच का ही प्रीव्यू करेंगे जब आएगा तो। बट हाँ, व्हाट वर यू सेइंग? मतलब मैं यही कहूँगा कि आई थिंक इंग्लैंड वुड बी थिंकिंग कि वी कांट ऑलवेज बी इन द ड्राइविंग सीट, स्पेसिफिकली इन द सबकॉन्टिनेंट पिचेस, क्योंकि वी आर नॉट रियली फेमिलराइज टू दीज कंडीशंस। जितना अच्छी सबकॉन्टिनेंट टीम्स हैं, पाकिस्तान ले लो, श्रीलंका ले लो, इंडिया, इवन बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो हो सकता है कि ये चीज़, क्योंकि पहला ही मैच हुआ है, सो इट्स नॉट लाइक कि वो थोड़ा डीप जाके हारे। अगर पहले ही उन्हें वेकअप कॉल मिल गई है, तो आई थिंक एक तरीके से उनके फेवर में भी ये चीज़ काम कर सकती है कि चलो जो डिफीट आनी थी गंदी तरीके से आई, पर पहले मैच में आ गई, जैसे अर्जेंटीना सऊदी। हाँ, राइट। मतलब हो सकता है कि ये प्लेयर्स को थोड़ा और पुश कर दे एकदम से कि भाई वर्ल्ड कप इज स्टार्टिंग नाउ। आज जो भी पॉसिबल फ्लॉज है वो पहले ही तुम्हें दिख गए, पहले दिख गए। बेटर वरना कि सेमीफाइनल में आके दिख रहे हो फिर आप चोक कर गए। राइट, पॉसिबली। बट जस्ट टू सम दिस सेगमेंट अप, 3 लेसन्स मुझे लगते हैं यहाँ से, जो कि मैं कहूँगा यहाँ पे बिग लर्निंग्स फॉर एवरी टीम एंड स्पेशली फॉर इंडिया। फर्स्टली, जो हमने अभी इंग्लैंड के लिए स्ट्रैटेजी जो एक हाइपोथेसिस क्रिएट करी है, जब आप इंग्लैंड बैटिंग कर रही है, ट्राई टू कंटेन रन्स, दे विल डेफिनेटली थ्रो देयर विकेट्स। जब आप बैटिंग कर रहे हो, बी द काउंटर अटैकिंग टीम। इंग्लैंड को अग्रेसिव होनी मत दो भाई, टेक देम बाय देयर बॉल्स, वो वाली बात हो जाती है। फर्स्ट लेसन ये। सेकंड, कितना भी कह लो हाई स्कोरिंग विकेट होने वाले हैं, पाटा विकेट्स हैं, बारिश हो सकती है, ड्यू आएगी, बॉल फिसलेगी, इंडिया में मैच हो रहा है, स्पिनर्स का से रहेगा ही रहेगा। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ? आज के मैच में भी जहाँ पे आइडियल बैटिंग विकेट थी, सबसे इकोनॉमिकल बॉलर्स जो इंग्लैंड से थे वो थे आदिल रशीद और मोइन अली। इनकी 6 पॉइंट समथिंग की इकोनॉमी थी, सबसे इकोनॉमिकल यही थे। न्यूजीलैंड की बात करें, आई नो मैट हेनरी ने 3 विकेट लिए, बट हर स्पिनर ने भी विकेट लिए। सैंडर ने विकेट लिए, मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर था वहाँ पे, 2 विकेट लिए आई थिंक। अपना रचिन रविंद्र ने भी 1 विकेट लिया, थोड़ा एक्सपेंसिव था लेकिन विकेट जरूर लिया। एंड ग्लेन फिलिप्स भाई 3 ओवर में 2 विकेट ले गया स्पिन डाल के। तो आई थिंक स्पिनर्स आर हियर टू से, एंड कुछ ना कुछ उनका एक फाइनल से बनेगा हर टीम में, which is why maybe teams like अपना Australia might have to rethink their combination. But their paces is also so good कि शायद they can cover it up. हाँ, right. But this is just one interesting point. इसमें इंडिया का बहुत फायदा होगा
इंडिया नाउ हैज एवरीथिंग इन देयर आर्सेनल. एंड जो थर्ड पॉइंट है जो कि न्यूजीलैंड के लिए एक डिलेमा क्रिएट करता है, रचिन रविंद्र ने अभी इतना अच्छा खेल दिया, ठीक है, रचिन रविंद्र टीम में होता नहीं अगर लोकी फर्गसन फिट होता था. अब तुम किसको ड्रॉप करोगे? फर्गसन को लाने के लिए ड्रॉप कर सकते, विलियमसन को लाने के लिए किसको ड्रॉप करोगे? बहुत बड़ा डिलेमा है, अ वेरी पॉजिटिव डिलेमा टू हैव, बट दे विल हैव टू फिगर इट आउट. तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के लिए भी आइडियल प्लेइंग 11 क्रिएट करना थोड़ा और मुश्किल हो गया. इवन क्योंकि वर्ल्ड कप वाले मैचेस में द थिंग इज ना कि इट डजंट मैटर कि आप शायद ज़्यादा एक्सपीरियंसड होगे, अगर एक बंदा उस टाइम में फॉर्म में है आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते उसको. पता है इसका सबसे बड़ा एग्जांपल, यहाँ पे मैं थोड़ा क्रॉस ओवर ला रहा हूँ, विच वॉज अर्जेंटीना का वर्ल्ड कप, जिसमें लोटारो मार्टिनेज खेलता आ रहा है, अल्वारेज आया, चल गया, खिलाओ इसे. और वो कर भी गया काम. एंजो फर्नांडिस ऑल्सो आ गया और कर गया काम. तो यहाँ पे भी क्या बोल के क्या सोच के ड्रॉप करा जा सकता है रचिन रविंद्र को, क्योंकि भाई ऑलराउंडर भी है, स्पिन डालता है. एग्जैक्टली. तो बहुत काम आएगा वो बंदा. कुड बी द फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट फॉर श्योर. तो बट ठीक है, लेट्स सी आगे क्या निकलता है दोनों टीम्स के लिए. लेट्स मूव ऑन टू द गेम्स ऑन सैटरडे. पहले कौन से गेम का प्रीव्यू करने वाले हैं? पहले अफगानिस्तान बांग्लादेश का करते हैं. दोनों सब कॉन्टिनेंट टीम्स होने वाली है. धर्मशाला में मैच होने वाला है. ये क्या हो गया भाई? दोनों सब कॉन्टिनेंट की टीम से धर्मशाला मैच कर दिया. एग्जैक्टली. तो दोनों ही खुश नहीं होंगे. हाँ, दोनों टीम्स ही खुश नहीं होंगी. बट दोनों टीम्स एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहले बांग्लादेश की बात करते हैं. बांग्लादेश में पहले तो मैं आपको बता दूं, नजमल हुसैन जो उनका आदमी है वो काफ़ी अच्छे फॉर्म में है इस टाइम पे. 698 रन मारे उसने इस पूरे साल में ओडीआई क्रिकेट में विद एन एवरेज ऑफ 49. तो उनके जो टॉप ऑर्डर को एक ये बूस्ट मिलने वाला है नजमल हुसैन का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए. एंड एक और जो चीज़ आई थिंक बांग्लादेश का जो एक्स फैक्टर है दैट इज देयर यूथ ओनली. उसमें भी आई थिंक एक स्पेसिफिकली बंदा तोहिद हृदोई करके एक बंदा है. ही इज द फर्स्ट बांग्लादेशी प्लेयर टू हैव स्कोर्ड 500+ रन्स इन हिज फर्स्ट ईयर ऑफ ओडीआई क्रिकेट. तो आते ही वो बंदा काफी फायर पावर प्रोवाइड कर रहा है. तो आई थिंक ये जो यूथ है ये इनका एक्स फैक्टर हो सकती है. एंड आई थिंक यहाँ पे क्लियरली बांग्लादेश की जो बैटिंग डिपार्टमेंट जो है दैट इज मच मोर एस्टैब्लिश्ड एंड मोर प्रॉमिसिंग दैन अफगानिस्तान बैटिंग डिपार्टमेंट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. हमने जब पूरे वर्ल्ड कप की सारी स्क्वाड्स को एनालाइज करा था, एक पॉडकास्ट में करा था. मैं उसको लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अभी आपको ऊपर कार्ड्स में भी दिख जाएगा, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो. उससे हमने डिस्कस किया था कैसे अफगानिस्तान का टॉप ऑर्डर स्पेशली पेसर्स के अगेंस्ट इतना स्ट्रगल करता है. एग्जैक्टली. हाँ, गाइज लाइक गुरबाज दे हार्डली हैव 90 से कम की स्ट्राइक रेट है उन सबकी. 90 से कम की स्ट्राइक रेट और एवरेज ही बहुत गंदी है. स्पेशली अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर्स तो बहुत गंदी है. तो मुस्तफिजुर रहमान भी होगा बांग्लादेश में. तो आई थिंक यहाँ पे बैटिंग में तो एज यहाँ पे बांग्लादेश के पास ही जाने वाला है. अगर हम लोग स्पिनर्स की बात करें तो उसके मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्पिनर्स ऑन पेपर क्लियरली अफगानिस्तान के बेटर है, बट यहाँ पे कंडीशंस ऐसी होने वाली ना कि स्पिनर्स को ऑल इन ऑल वैसे ही फेवर नहीं करेंगे. तो उनकी पोटेंसी है जितना थ्रेट था उनका वो थोड़ा कम हो जाएगा इसी के चलते हुए. Although the quality of Rashid Khan, you can still perform in any situation. I would back them. But अगर हम पेसर्स की बात करें, I think you have something for them as well. तो पेसर्स के लिए क्या होने वाला है? मतलब आई थिंक कि इन जनरल बांग्लादेश के जो पेसर्स हैं प्रोबब्ली ज़्यादा एक्सपीरियंसड है. एग्जैक्टली. एंड जो है अफगानिस्तान की, क्योंकि इफ़ यू टॉक आउट अफगानिस्तान इट्स अ स्पिनिंग साइड. आई नो बांग्लादेश के लिए भी लोग यही चीज़ कहेंगे, बट अफगानिस्तान इज़ नोन फॉर द स्पिनर्स ओनली. इट्स नॉट लाइक कि एक बहुत ज़्यादा नोन पेसर है उनका कोई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. तो आई थिंक कि जो ऐसी पिच है धर्मशाला टाइप की जहाँ पे पेसर्स ही काम आने वाले हैं, वहाँ पे पेस किसकी बेटर है? प्रॉब्ली बांग्लादेश. चाहे स्पिन बेटर हो अफगानिस्तान की, बट ओवरऑल जो कंडीशंस जिस चीज़ को फेवर करेंगी वो पेस ही होने वाली है. तो आई डू थिंक कि बांग्लादेश को यहाँ पे थोड़ी फेवर करेंगे. वैसे भी देख रहा हूँ ना 3 डिपार्टमेंट से बैटिंग, स्पिन और पेस, उसमें से 2 में बांग्लादेश. हाँ, राइट. एंड इट्स नॉट लाइक कि बांग्लादेश के स्पिनर्स गंदे हैं. एंड बांग्लादेश इज नॉट अ जोक. हाँ, राइट. I won't say I would be surprised exactly अगर अफगानिस्तान जीतती है तो, but I expect Bangladesh to win this game. And you know अफगानिस्तान के लिए आई थिंक एक पॉइंट उनके फेवर में ये चीज़ होगी कि उनके ओपनर्स जो है वो थोड़े अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं. नाउ स्पिन के अगेंस्ट वी सॉ कि उतने अच्छे नहीं है, बट गुरबाज ने अभी ओपन कह रहा हूँ, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स क्यों कहता हूँ भाई, मैं फुटबॉल की बात करता हूँ. वर्ल्ड कप वार्म अप मैचेस में 100 मारी थी अभी गुरबाज ने. तो वी नो कि उनके ओपनर्स थोड़े अच्छे फॉर्म में, तो दिस कैन बी अ गुड थिंग फॉर देम. एंड सेकेंडली एक जो थोड़ा एक गंदा फैक्ट जो है अफगानिस्तान के लिए वो ये है कि 15 वर्ल्ड कप मैचेस में से उनने 14 हार चुके हैं. तो ऑब्वियसली इस स्टार्ट को तो इम्प्रूव करना चाहेंगे ही चाहेंगे, बट हिस्टोरिकली फेवर नहीं कर रहा उनको. तो ये चीज़
उनके फेवर में नहीं है बिल्कुल। बट जो अगला मैच है वो ज्यादा क्लोज होने वाला है। आई थिंक इट्स साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका। राइट। अच्छा, कई लोग कह रहे होंगे कि पाकिस्तान नेदरलैंड्स की बात नहीं कर रहे, लेकिन वो भी चल रहा है भाई। एंड आई होप कि पाकिस्तान जीत जाए भाई। आई थिंक ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा अगर पाकिस्तान हार जाएगी। तो देयर इज नॉट मच टू एनालाइज देयर। बट हाँ, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के लिए क्या है हमारे पास? पहली बात तो भाई ये मैच अपना दिल्ली में हो रहा है, अरुण जेटली स्टेडियम, हम नहीं जा पा रहे बट मैच देखने में काफ़ी मज़ा आएगा ये, क्योंकि एक तो श्रीलंका जोक नहीं है पहली बात तो। अगर चलो बांग्लादेश से होता, बांग्लादेश भी जोक नहीं है, बट बांग्लादेश से होता या फिर अफगानिस्तान से होता या नीदरलैंड से होता तो आई वुड से थोड़ा ईजियर मैच होता देखने को। श्रीलंका अभी एशिया का फाइनल खेल के आ रही है, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। नाउ साउथ अफ्रीका में आई थिंक एक अगेन हम लोग शायद तीसरी चौथी पॉडकास्ट में ये चीज़ कह रहे हैं, बट नॉर्किया इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज मिस फॉर देम। एंड रबाडा, उसके लिए प्रेशर उस पर होगा। अब जो भी नॉर्किया पे प्रेशर होना था वो रबाडा को लेना पड़ेगा। सो इट रिमेन्स टू बी सीन कि रबाडा किस लेवल पे परफॉर्म कर पाता है। डू यू थिंक वो कुछ मतलब बेसिकली उस चीज़ को he can make up for it? मतलब Rabada has played for Delhi Capitals also, तो it's not like he is not familiar with the ground या फिर pitch, तो I expect him to perform decently on this ground. As also the fact कि श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप is not the best in the world, possibly one of the mediocre ones. Exactly. So I think Rabada has a good case for himself too, because of the familiarity aspect and the level of the opposition. I think he has a good case for himself to have a good game. But what else? I think साउथ अफ्रीका से मैं दो बैट्समैन और की बात करूंगा। एक हमारा ऑब्वियसली होने वाला है क्लासन के भी स्टैट्स देखे तो उसने 500 से ज़्यादा रन मारे इस साल ओडीआई क्रिकेट में विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 150+। भाई यहाँ पे आप T20 की स्ट्राइक रेट से ओडीआई में रन मार रहे हो और जितने सक्सेस रेट पे रन मार रहे हो। एंड क्लासन आईपीएल भी खेला तो उसको एक्सपीरियंस है इंडियन कंडीशंस। राइट, ऐसा नहीं है कि ही इज नॉट वेरी ऑफ इट। एग्जैक्टली। एंड जो सेकंड बैट्समैन होगा वो उनका ऑब्वियसली कैप्टन होने वाला है। तेम्बा बावुमा इज ऑल्सो इन ग्रेट फॉर्म दिस ईयर। उसने 500 से ज़्यादा रन मारे ओडीआई क्रिकेट में विद एन एवरेज ऑफ 79.62, तो उसकी एवरेज भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। 80 से कम हो गई फाइनल। हाँ 80 से थोड़ी कम बढ़ सकती है इस मैच में दोबारा। हाँ, बढ़ने को तो बढ़ सकती है, बट दो चीज़ें जो कि फेवर करने वाली हैं अब अपनी साउथ अफ्रीका को, विच इज़ द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में श्रीलंका से जब साउथ अफ्रीका हारी थी तो वो 1992 में था। उसके बाद से इनके 5 मैच हुए वर्ल्ड कप में, जिसमें से 4 साउथ अफ्रीका जीती और 8 टाई हुआ है, तो हारी एक भी नहीं है। तो अगर हम लोग हिस्टोरिकली देखें तो ऑब्वियसली फेवर साउथ अफ्रीका को मिलने वाला है। तो आई डू थिंक साउथ अफ्रीका के लिए इट शुड नॉट बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर देम। बट हैविंग सेड दैट, श्रीलंका के भी कुछ पॉजिटिव्स हैं। एक तो अपना ये होगा कि एक और थिंकिंग पॉइंट है ये कि हासारंगा इज ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू प्ले, वो इस वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगा। विलालगे जो होगा वो प्रॉब्लम उसका प्रेशर लेगा थोड़ा बहुत। सो डू यू थिंक विलालगे उतना कैलिबर का प्लेयर है कि वो उस चीज को परफॉर्म कर सकता है? मे बी वी आर गोइंग टू सी अनदर रचन रविंद्र, क्योंकि विलालगे भी बैटिंग करता है। हाँ, राइट। तो हु नोज भाई, मतलब आई थिंक इट्स अ बिग ओकेजन फॉर हिमसेल्फ टू प्रूव। उसने इंडिया के अगेंस्ट भी ऐसा करके दिखाया हुआ, तो ऐसा नहीं कि उसको बड़ी टीम से अगेंस्ट एक्सपीरियंस नहीं है। एंड वन मोर थिंग आई वुड से हियर इज कि Delhi is not the worst pitch to play on against a team like South Africa for Sri Lanka, because Delhi फिर भी थोड़ा बहुत स्पिनर्स को फेवर कर सकती है, as opposed to somewhere like धर्मशाला, जहाँ पे अगर मैच होता तो मैं तो चांस ही नहीं देता श्रीलंका। Do you think अहमदाबाद की कुछ पिच चेंज हुई है या फिर वैसी ही थी जैसी आईपीएल में देखने को मिली हमें? आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द आईपीएल हमें देखने को मिल गया था कि हाई स्कोरिंग ग्राउंड हो रहा है। हाँ, आई थिंक वही है, उसमें कुछ चेंज हुआ नहीं है। ओके। एंड दिल्ली का भी रिकॉर्ड थोड़ा इंप्रूव करा है, पिच में काफ़ी रेनोवेशंस हुए हैं आफ्टर आईसीसी's न्यूमरस कंप्लेंट्स। बट एक मैंने स्टार्ट हमने डिस्कस किया था कहीं पे कि इंडिया का ओडेज में दिल्ली में आज तक की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट स्कोर 289 का ही है। ओके। तो मतलब हिस्टोरिकली बहुत हाई स्कोरिंग गेम रहा नहीं है यहाँ पे कोई भी। सो मे बी दैट कुड फेवर श्रीलंका बिकॉज स्पिन ही उनकी स्ट्रेंथ है। एंड यहाँ पे अगर स्पिनर्स के थ्रू किसी तरीके से फंसा सकते हैं साउथ अफ्रीका को तो शायद कुछ चांस बन सकता है। अगर ये पिच होती धर्मशाला की या फिर ईडन गार्डन्स की तो मैं तो बिल्कुल भी फेवर नहीं करता श्रीलंका को। तो थोड़ा बहुत रेलेवेंस श्रीलंका की इस मैच में बन रही है थैंक्स टू द कंडीशंस आई बिलीव। ओके। बट इन सेइंग दैट आई वुड स्टिल बैक साउथ अफ्रीका to win this game. I think their middle order is just too much for Sri Lanka to handle. And Norkia के ना होते हुए भी I think the pace battery is good enough to dismiss the mediocre inexperienced lineup of अपना Sri Lanka batting lineup. So that's how I feel. Okay. What would you say, कौन जीतने वाला है? I think श्रीलंका कह रहा हूँ भाई साहब। I think South Africa ही जीतेगी. And again South Africa is going to be that team जो कि I think throughout the tournament
जो बिग डॉग्स हैं हमारे, जो कि टॉप 4 जो हमने प्रेडिक्ट किए हैं, नहीं पता तो भाई जाके प्रेडिक्शन वाली वीडियो देखो, वो भी हम लिंक कर देंगे, कार्ड्स में आपको दिख जाएगा और कमेंट्स में भी डाल देंगे. बट आई थिंक साउथ अफ्रीका यहाँ पे हराएगी इन्हें, एंड आगे चल के भी वी कैन सी कि साउथ अफ्रीका काफ़ी बिग डॉग्स के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है. सो आई थिंक यहाँ पे तो श्रीलंका साउथ अफ्रीका जीतेगी. बट यार अब बात करते हैं संडे की, बिकॉज संडे का होने वाला है हमारे वर्ल्ड कप की शुरुआत, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन चेन्नई. पहली बात तो हाउ हाइप्ड आर यू? आई एम वेरी हाइप्ड भाई. आई थिंक स्टार्ट हुआ मैच भी एंड अगेंस्ट अ ग्रेट टीम, जो कि वर्ल्ड कप की ग्रेटेस्ट टीम है अभी तक की, ग्रेटेस्ट नेशन है. वैसे नेशन तो हम है बट जीतने के मामले में वो है, तो आई थिंक उनके अगेंस्ट मैच होगा. वैसे ही इतनी राइवलरी चलती रहती है ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में, सो इट्स अ परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट दैट मैच, एंड आई थिंक कि हमारे चांसेस भी बहुत अच्छे हैं जीतने का. फॉर श्योर. बट यहाँ पे हम डिटेल में प्रीव्यू करेंगे इस मैच का, पता लगाएंगे कि क्या प्लेइंग 11 हो सकती है इंडिया की, क्या कंडीशंस हो सकते हैं. बट स्टार्टिंग ऑन अ हिस्टोरिकल नोट, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. हमने पहले भी एक वीडियो में कहा है कैसे इस स्टेडियम में 6 बार श्रीलंका ने ओडीआईस खेले हैं, उसमें से 5 बार जीती है श्रीलंका, सिर्फ 1 बार हारी है. राइट. और ये सारे के सारे मैचेस इंडिया के अगेंस्ट ही नहीं हुए थे. इंडिया के अगेंस्ट ऑन दिस ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया ने 3 ओडीआई खेले, उसमें से 2 बार जीती और 1 बार हारी है. तो वो जो 6 में से 1 बार हारी है वो इंडिया के अगेंस्ट ही है. ओके. बट दे स्टिल हैव won 2 games against us. तो रिकॉर्ड फेवर्स हिस्टोरिकली ऑस्ट्रेलिया. बट इस बार चीज़ें थोड़ी अलग भी हैं, एंड आई थिंक यहाँ पे हमारा चांस काफ़ी अच्छा बनता भी है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई थिंक दिस गेम कुड बी एज क्लोज एज इट गेट्स, बट स्टिल ऑन पेपर इंडिया विल स्टार्ट एज द फेवरेट्स. व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? मतलब मुझे ऐसा लगता है चेन्नई में मैच है, पिच भी ऑब्वियसली विल फेवर स्पिनर्स, एंड आई थिंक अगर स्पिन पिच है तो इंडिया इज एज गुड एज एनी टीम. मतलब उससे देयर आर नॉट मेनी टीम्स जिसको आप कह सकते हो कि स्पिन डिपार्टमेंट में इंडिया से बेटर है. वी हैव दोज गाइज. तो आई थिंक जो भी स्पिन फ्रेंडली पिच होगी वहाँ पे चाहे कितनी भी बड़ी टीम के अगेंस्ट हमारा मैच हो, वी विल एंटर एज फेवरेट्स. देखो हिस्टोरिकली तो ये पिच काफ़ी फेवर करते आ रही है स्पिनर्स को, बट अगर हम लोग आईपीएल का रिकॉर्ड देखें अभी रिसेंटली, और पिछले 1-2 साल में इस पिच ने थोड़ा बहुत ये दिखाया है कि इसमें रन्स भी बनने लग गए हैं काफ़ी. सो क्या ये फुल ब्लोन एक स्पिन फ्रेंडली विकेट होने वाली है? आई डाउट. ओके. आई थिंक वी माइट गेट टू सी मे बी 300+ ऑन दिस विकेट. ओके. ऑल्दो अभी मार्च में ही मैच हुआ था एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, जब ओडीआई सीरीज हुई थी, उसमें आई थिंक 280 समथिंग ही बने थे रन उसमें. एंड हमने जो इससे पहले एक पॉडकास्ट किया था जहाँ पे हमने इंडिया के हर मैच का एक स्ट्रैटेजी निकाली थी, तो उसमें भी हमने कहा था कि समथिंग अराउंड 280-270 दैट कुड बी इनफ. बट अभी जैसे पहली पिच निकली है अहमदाबाद की, अगर आईसीसी, बिकॉज इस बार पिच वर्ल्ड कप में पिच जो आईसीसी क्यूरेट कर रही होती है, वहाँ का कंट्री का एसोसिएशन जैसे बीसीसीआई है वो नहीं कर रहा. राइट. तो अगर आईसीसी की मर्जी है कि हाई स्कोरिंग गेम्स होने चाहिए तो शायद हम लोग 300 से ऊपर का स्कोर भी देख सकते हैं. बट हिस्टोरिकली 270-280 ऐसा टारगेट रहता है यहाँ पे. ओके. दैट्स अ गुड टारगेट है, नॉट अ पार टारगेट, गुड टारगेट. तो इन सेइंग दैट शायद ये टॉस हारना इतना बुरा नहीं होगा, बिकॉज वही वंस अगेन आप बड़े मैच खेल रहे हो, ओडीआई खेल रहे हो, always sensible to bat first and put runs on the board, put the other team under pressure. बट अगर ड्यू फैक्टर हमें जैसा देखने को मिल रहा है, बिकॉज माइंड यू पहली बार कोई ओडीआई वर्ल्ड कप साल के इस समय पे हो रहा है, एटलीस्ट इन द 21st सेंचुरी. हमेशा वरना अप्रैल वाले, क्योंकि आईसीसी का जो क्रिकेट कैलेंडर होता है उसमें पहले वो अप्रैल और वो मार्च अप्रैल वाला जो सेगमेंट था पूरा वो खाली रहता था हमेशा. ओके. बट अब वहाँ पे आईपीएल आ गया, तो अब वर्ल्ड कप को नीचे पुश कर दिया यहाँ पर. तो पहली बार इंडिया में भी यहाँ पे एक वर्ल्ड कप होस्ट हो रहा है इस समय में, दिस टाइम ऑफ द ईयर में. तो सब लोग खुद भी थोड़ा बहुत गेस ही कर रहे हैं कि कितनी ड्यू पड़ेगी एग्जैक्टली. क्योंकि गर्मी होती है तो कई बार ड्यू उतनी नहीं पड़ती. राइट. क्योंकि अब मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है, थोड़ी बारिश भी हो रही है कुछ जगहों पे, तो शायद ड्यू ज़्यादा पड़े, और ऐसी ड्यू पड़े कि वो रहे बहुत टाइम तक. सो फॉर दैट रीजन मे बी यू वुड ऑल्सो वांट टू बोल फर्स्ट. चेन्नई एक कोस्टल एरिया भी है, बारिश भी हो सकती है, पता नहीं मुझे, आई हैव नॉट चेक द वेदर रिपोर्ट, बट अभी ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी मैच हो रहे हैं पता नहीं बारिश, इट इज इन द वार्म अप गेम्स. आई होप बारिश ना हो, बट फॉर दोज रीजन्स आई थिंक मे बी इट वुड नॉट बी सच अ बैड आइडिया टू लूज द टॉस एंड देन डू वट एवर यू गेट टू डू. ओके. अगर मैं यहाँ पे प्लेइंग 11 की बात करूँ, यहाँ पे 2 क्वेश्चन होंगे मेनली, एंड ये हम लोग हर पॉडकास्ट में बात करते आ रहे हैं. और आई थिंक थ्रू आउट द टूर्नामेंट यही 2 क्वेश्चन ही रहेंगे हमेशा. ओपनिंग रोहित शर्मा, शुभमन गिल, 1 डाउन विराट कोहली, ये तो फिक्स्ड है. नंबर 4 अभी के लिए मान लो केएल राहुल है.
अब एक डिलेमा आएगा श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के बीच में। अगर श्रेयस अय्यर होगा तो फिर वो नंबर 4 हो जाएगा, केएल राहुल नंबर 5 हो जाएगा। किशन हुआ तो फिर केएल राहुल नंबर 4 हो जाएगा, किशन नंबर 5 हो जाएगा। तो केएल राहुल तो फिक्स्ड ही है, बट एक श्रेयस अय्यर और ईशान किशन इन द मिडिल ऑर्डर। उसके बाद फिर जडेजा, हार्दिक पांड्या, फिर एक और डाउट आएगा जो कि है अश्विन, शार्दुल ठाकुर या फिर मोहम्मद शामी में। और उसके बाद कुलदीप यादव, बुमराह, सिराज सब फिक्स्ड है। सो ये 2 डिलेमा है हमारे पास इस मैच में आंसर करने के लिए। क्या लगता है किसको स्टार्ट कराना चाहिए? ऊपर आई थिंक ऊपर इस टाइम पे आई वुड से कि ईशान किशन को ही स्टार्ट करना चाहिए। क्यों? मतलब मेरे इसमें 2 चीज़ें हैं, दो प्रोज हैं ईशान किशन के लिए। एक तो मेरे लिए ये होगा कि सबसे पहली बात, ईशान किशन इज़ इन गुड फॉर्म राइट नाउ। श्रेयस अय्यर को हमने जो भी कह लो बस एक ही मैच खिलाया इस टाइम पे, एंड अगर हम लोग स्टार्टिंग से ही फर्स्ट मैच में ड्रॉप कर देते ईशान किशन को तो आई डोंट थिंक दैट पोर्ट्रेज अ वेरी गुड इमेज फॉर ईशान किशन ऑल्सो। उसको भी थोड़ा अजीब लगेगा ही लगेगा। एंड सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि फिर हमारे पूरे बैटिंग ऑर्डर में सिर्फ एक ही लेफ्ट आर्म बैट्समैन हुआ जो कि जडेजा है। वो भी मतलब ऑलराउंडर है बेसिकली। तो हमारा दूसरा कोई लेफ्ट आर्म बैट्समैन हुआ ही नहीं। तो आई थिंक एक वैरायटी वो प्रोवाइड करने के लिए ईशान किशन भी होना चाहिए। और इसमें 2 और एस्पेक्ट्स में कहूँगा। फर्स्टली, इट इज़ नॉट द मोस्ट आइडियल ग्राउंड फॉर ऑस्ट्रेलिया टू फेस इंडिया। समथिंग लाइक ईडन गार्डन्स और धर्मशाला वुड हैव बीन आइडियल, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक जेन्युइन स्पिनर है जो कि एडम ज़ैम्पा है। एंड चेन्नई, ये तो हमें पता है चाहे कितनी भी बैटिंग फ्रेंडली हो जाए, लेकिन धर्मशाला ईडन गार्डन से ज़्यादा ही फेवर करेंगे। हाँ, राइट। हमेशा स्पिनर्स को यहाँ पे ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो फॉर दोज रीजंस, अगर हमें पता है एडम ज़ैम्पा अकेला स्पिनर है यहाँ पे, उसको हम लोग टारगेट करेंगे तो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं पूरे लाइनअप को हम लोग, बिकॉज पेस में बहुत क्वालिटी है इनकी। जो लेग स्पिनर है उसको टैकल करने के लिए बेटर सूटेड आई थिंक ईशान किशन है। आई नो श्रेयस अय्यर का पेस के अगेंस्ट बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, बट अगर श्रेयस अय्यर खेलेगा तो उसको नंबर 4 पे खिलाएंगे मोस्ट लाइकली। पहली बात तो उसका मतलब है कि केएल राहुल नीचे बैटिंग करने आएगा। आई डोंट थिंक केएल राहुल इज द आइडियल बैट्समैन एट नंबर 5। ओके, क्योंकि वो बहुत स्लो हो जाता है फिर। मतलब ऑल्दो उसके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, लाइक आई थिंक ही एवरेजेस समथिंग 45-46, बट स्ट्राइक रेट उतनी अच्छी नहीं है। ओके। एंड सेकेंडली, श्रेयस अय्यर अगर नंबर 4 पे आएगा, थिंकिंग कि वो स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा खेलता है, भाई स्पिनर सिर्फ एक ही है, एंड मे बी ग्लेन मैक्सवेल। मेन तो उनके पेसर ही है ना, और पेसर वैसे हैं जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। बाउंसर डालने में देरी नहीं लगेगी, राइट। और श्रेयस अय्यर की वही वीकनेस है। सो मे बी नॉट ट्राई हिम इन दिस गेम। आई वुड ऑल्सो साइड विद ईशान किशन फॉर दोज 2 रीजंस। लेफ्टी अगेंस्ट अ लेग स्पिनर ऑलवेज अ गुड आइडिया। सेकेंडली, श्रेयस अय्यर को हम कह सकते हैं कि अच्छा ये पिच स्पिन फ्रेंडली है, बट सामने देखो खेल कौन रहा है। स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, somebody like कैमरन ग्रीन, सब बाउंसर डाल सकते हैं भाई। तो वही तुम्हारी मिस्टेक है, वही तुम्हारी कमजोरी है। मे बी यू डोंट वांट टू फेस देम। सो ईशान किशन फॉर मी विल बी स्टार्टिंग। अगर हम लोग दूसरे डिलेमा की बात करें, विच इज अश्विन या फिर शार्दुल ठाकुर या फिर मोहम्मद शामी, कौन होने वाला है? मेरे लिए इस मैच में प्रॉब्ली अश्विन होगा, क्योंकि मुझे लगता है अगर एक पिच जो है वो थोड़ा सा भी स्पिन प्रोवाइड कर सकती है तो अश्विन इज दैट गाय जो कि वो थोड़े में से मैक्सिमम चंक जो निकाल सकता है उस चीज़ से, मैक्सिमम प्रॉफिट जो निकाल सकता है उस छोटी अपॉर्चुनिटी से, वो अश्विन ही हो सकता है। अगर विकेट ना भी ले तो आई थिंक यहाँ पे वो रन्स कंटेन वाला पार्ट भी कर सकता है। एज यू सेड कि यहाँ पे रन्स थोड़े हमने देखा आईपीएल में ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे रन्स मारने के लिए भी, उस रन को कंटेन करने के लिए भी अश्विन इज दैट गाय जो कि कर सकता है वो चीज़। आई थिंक फॉर मी इट इज अ नो ब्रेनर। चाहे विकेट हाई स्कोरिंग हो, पेस फ्रेंडली हो या ना हो, यू वांट अश्विन इन चेन्नई भाई। बचपन से उस स्टेडियम में खेलता आ रहा है, ही नोज द पिच लाइक द बैक ऑफ हिज माइंड भाई। राइट। तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि उसको खिलाना ही खिलाना है, फॉर श्योर। ऑल्सो द फैक्ट कि मैंने पहले भी कहा, आई विल से इट वंस अगेन, अश्विन इज द नंबर 1 टेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड, विच मीन्स ही इज वेरी ट्रेडिशनल। ही कैन बी वेरी ट्रेडिशनल, बट ही इज स्टिल द मोस्ट unorthodox spinner, the most non-traditional spinner ever, which is a paradox in itself. But the reason why I say it is because उसको ना विकेट पे टर्न की जरूरत नहीं है एक अच्छा मैच निकालने के लिए। जैसे हम लोग मेसी के लिए कहते हैं ना, he does not need to score goals to have a good game. अश्विन, अभी हमने ये सीरीज में ही देख लिया ना ऑस्ट्रेलिया वाली, कौन सी विकेट इतनी अच्छी थी जो फेवर कर रही थी, बट जो टाइप की वो नई जो डिलीवरी निकाल के बना रहा है, जिस तरीके से उसने लाबुशेन को आउट करा, उसमें कोई विकेट का हाथ थोड़ी था, वो तो उसकी ब्रिलियंस थी ना। किस एंगल पे उसने कैरम बॉल को रिलीज करा कि वो अंदर स्विंग होके फिर पड़ के सीधी निकल गई। आई थिंक ऑन द पिच एट दैट मोमेंट अश्विन से बेटर इम्प्रोवाइज कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। कुछ सोच लेगा वो, कुछ निकाल लेगा।
एंड एक और जो फैक्टर है मेरे दिमाग में वो ये इट्स ऑस्ट्रेलिया, वही ऑरा वाली बात है। हाँ, ऑरा वाला की माइंड गेम्स वाली बात आएगी यहाँ पे। एंड आई थिंक यहाँ पे जैसे हम लोग विराट कोहली के लिए बैटिंग में कहते हैं कि ही इज दैट गाय जिसको आप इंटिमिडेट नहीं कर सकते, बॉलिंग में अश्विन इज दैट गाय। अश्विन है भाई, कुछ भी कर लो अश्विन ना, एज ही इज एंटरिंग हिज लेट 30s उसका रिकॉग्निशन और बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है। विराट कोहली का काफी टाइम से रिकॉग्निशन है, अश्विन का बढ़ रहा है। मतलब ऐसा है ना कि अगर 6 बॉल में 6 छक्के मार देगा तो बैट्समैन भी सोचेगा भाई क्या कुछ कर रहा है क्या मेरे साथ, जानबूझ के पिटवा रहा है अपने आप को। तो है भाई, और भाई मंकड़ आउट भी हो सकता है। तो ऑल्दो आई होप कि वो नाम चेंज कर दे भाई, बिकॉज मंकड़ इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, बट आउट रन आउट ऑन द नॉन स्ट्राइकर्स एंड उसको कह सकते हैं, तो वो भी कर सकता है अश्विन हमेशा, तो वो एक थ्रेट रहता ही है। और वो आजकल बड़ा चालू है भाई, वो ऐसे एक्टिंग करके फिर ऐसे रुक जाएगा और अपनी टी शर्ट ऐसे एडजस्ट करके एक्टिंग करता है और फिर ऐसे चुपचाप ऐसे देखता है। राइट बड़ा सही लगता है, पर सबको पता होता है, सबको पता है भाई, ऐसे वार्निंग दे रहा होता है बेटा मैं देख रहा हूँ, तो बढ़िया लगता है वो। एंड अब हम लोग आते हैं की बैटल्स पे यहाँ पे, और उसमें अनदर रीजन व्हाई आई हैव पुट अश्विन इन द प्लेइंग 11 बिकॉज 2 की बैटल्स जो है 6 में से मेरे वो अश्विन के होने वाले हैं। द ओनली प्लेयर जिसके एक साथ की बैटल्स हैं यहाँ पे, पहला होगा ऑफ कोर्स डेविड वार्नर वर्सेस रविचंद्रन अश्विन। आई थिंक यहाँ पे तो कोई डाउट है भी नहीं। हाँ, ये तो अभी उसमें भी देखने को मिला था, वार्नर भी ज्यादा बुद्धि लगा रहा था, बट हर किसी के पास इतना दिमाग नहीं होता, तो नो डिसरिस्पेक्ट टू भाई, बट अश्विन भाई इज प्रॉब्ली द स्मार्टेस्ट क्रिकेटर राइट नाउ। राइट, सो अश्विन वर्सेस वार्नर, स्टैटिस्टिकली भी वार्नर हैज बीन दैट गाय जिसको अश्विन बहुत बार डिसमिस करता है इन ऑल द फॉर्मेट्स। मैं बहुत ज्यादा स्टैट्स में नहीं घुसूंगा, किसी को बोर नहीं करूंगा, बट हाँ आप सब जानते हैं। आई थिंक वार्नर को अगर ओपनिंग करते वो आएगा, अगर अश्विन उसको निकालता है इनिशियली, एक मेजर बूस्ट मिल सकता है इंडिया को, बिकॉज जस्ट लाइक इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की भी बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा है, नंबर 9 तक बैटिंग कर लेते हैं लोग। राइट, सो आई थिंक यहाँ पे अश्विन का वर्सेस वार्नर बहुत तगड़ा होने वाला है। एंड द सेकंड बैटल फॉर अश्विन इज लाबुशेन। ये एक नया फॉर्म, न्यूली फॉर्म बैटल है, जो कि आई थिंक स्पेशली इस साल बीजीटी के टाइम पे हमें देखने को मिला था, बट अश्विन हैज समथिंग विद लाबुशेन एज वेल। राइट, लाबुशेन इज दैट गाय जो कि अभी पहली बात ओडीआई की अभी जो स्क्वाड थी वर्ल्ड कप की, ही वाज नॉट इवन इन द प्लान्स इनिशियली, तो ऐसा नहीं कि वो अंडर प्रेशर नहीं है, he is also under pressure to justify his position because जैसे ही Travis Head fit होगा, probably Labuschagne will be the first guy to be ruled out of the team. Okay. So he also has to make a mark. Although क्या होगा, क्योंकि वो obviously spin भी provide कर सकता है Labuschagne, तो Travis Head भी करता है। हाँ वैसे Travis Head। And the other part is कि Labuschagne is not that experienced to have experienced Ashwin. Obviously. Like guys like Steve Smith नो कि कुछ टेढ़ा काम कर सकता है। लाबुशेन जब वो आउट हुआ था उस ओडीआई में, जब अश्विन ने वो बॉल डाली थी, वो घूर रहा था भाई सामने कि हुआ क्या। राइट, तो आई थिंक वो इट विल प्ले विद हिज हेड फॉर श्योर, एंड वो आउट होता तो मिडिल ऑर्डर में एक मेजर डेंट पड़ेगा। सो आई थिंक अश्विन के लिए ये 2 काम होंगे। मूविंग ऑन, कोहली वर्सेस स्टार्क, ये तो होना ही था। ये हम क्यों कह रहे हैं? मतलब मुझे लगता है कि ओवर द ईयर्स जब से हम लोग देखते आ रहे हैं, हमेशा से ये बैटल रहा ही रहा है। एक लेफ्ट आर्म पेसर भी ऑब्वियसली, वो पार्ट भी आएगा ही आएगा। आई थिंक मेन पार्ट वही है कि खतरनाक हो गए, और हमारी हिस्ट्री बहुत अच्छी है नहीं। लेफ्ट आर्म बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर वर्सेस विराट कोहली। हाँ, रहा नहीं। लेट्स होप कि विराट कोहली कुछ करे। मेरे पास वही ना कि वो 5th-6th विकेट वाली बॉल को चेस करने चला गया और वो स्लिप पे कैच मिल गया। तो आई होप ऐसा ना हो, बट आई थिंक ये चीज होगी एंड बोथ द प्लेयर्स विल बी लुकिंग टू डोमिनेट ईच अदर। कहीं ना कहीं वो चीज दिमाग में होगी। ऑल्सो अपने दोनों टीम के स्टार प्लेयर्स हैं, एग्जैक्टली, तो बनता है कंपैरिजन। बट जो अगला कंपैरिजन है वो होगा मेरे लिए ईशान किशन वर्सेस एडम जाम्पा, फॉर द रीजन आई मेंशन कि लेग स्पिनर होने वाला है, द ओनली मेन स्पिनर। अगर उसको इंटिमिडेट कर दिया ना, तो फिर दे विल बी फोर्स्ड टू बोल मोर ओवर्स विद ग्लेन मैक्सवेल। और ग्लेन मैक्सवेल बीइंग एन ऑफ स्पिनर, हमारी टीम में राइट हैंडेड बैट्समैन भरे हुए हैं, फिर हम उसको अटैक कर सकते हैं वहां से। राइट, और अगर ये दोनों पिटेंगे तो फिर दे विल बी फोर्स्ड टू गो बैक टू देयर फास्ट बॉलिंग। राइट, तो फंस जाएंगे ये लोग। तो आई थिंक यहाँ पे ईशान किशन का खेलना बनता है, और इसीलिए आई थिंक इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर अय्यर खेलता है तो आई थिंक अय्यर वर्सेस कमिंस, दैट कुड आल्सो बी अनदर की बैटल हियर, बिकॉज मिचेल स्टार्क तो चलो हमें पता ही है, बट पैट कमिंस इज दैट गाय जो कि बॉलिंग की ओपनिंग कर रहा होगा, और वो बंदा राइट हैंडेड फास्ट बॉलर पटक सकता है, रिब्स पे मार सकता है श्रेयस अय्यर के, एंड वो ही विल गिव हिम अ हार्ड टाइम, बाउंसर दे देगा। तो आई विल बी इंटरेस्टेड टू सी भाई, बिकॉज कमिंस आल्सो बीइंग द कैप्टन, उसके लिए पब्लिक ईजियर टारगेट श्रेयस अय्यर होगा एज अपोज टू समवन लाइक रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली, इवन शुभमन गिल। सो आई थिंक वहाँ पे एक पोटेंशियल की बैटल बन सकता है, जो कि अगर अय्यर टैकल करता है तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। एंड
आई थिंक अगर एक और कोई है कि ये बैटल मेरे लिए तो वो होगा स्टीव स्मिथ वर्सेस कुलदीप यादव. ओके. नाउ स्टीव स्मिथ इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन फॉर श्योर, बट चाइना मैन को उसने इतना नहीं खेला लाइफ में जितना कि maybe you would need to have played for some experience in India. तो कुलदीप यादव could exploit that. Although 7 innings में एक दूसरे के सामने आए हैं दोनों और 2 ही बार आउट करा कुलदीप यादव ने, बट ओवरऑल कुलदीप यादव का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड काफी अच्छा लगा मुझे. 19 मैचेस में 27 विकेट लिए. ओके, काफी अच्छा चल रहा है और रिसेंट फॉर्म भी बहुत अच्छा है. तो ये जो 7 मैचेस खेले हैं स्टीव स्मिथ के अगेंस्ट, 7 इनिंग्स जो खेली हैं वो सारी की सारी कुलदीप यादव 2.2 आने के बाद नहीं हुई है. तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छा बैटल होगा और स्टीव स्मिथ को, बिकॉज ही विल बी लुकिंग टू डोमिनेट द स्पिन डिपार्टमेंट है फॉर श्योर, क्योंकि हमारे पेसर्स भी कुछ कम नहीं है और वो आएगा भी 1 डाउन पे. सो कुलदीप यादव अगर वहाँ पे विकेट निकालता है, बीइंग द बॉलर राइट नाउ फॉर इंडिया, पोस्टर बॉय है अभी, दैट कुड बी अ मेजर बूस्ट वंस अगेन. तो आई थिंक ऑल इन ऑल इंडिया शुड बी द फेवरेट्स डेफिनेटली. बट वुड यू बी सरप्राइज अगर इंडिया हारती है? यार आई डोंट थिंक आई विल बी सरप्राइज, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच है. ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच होता है, हार जाती है तो इट्स नॉट लाइक कि बहुत बड़ा सरप्राइज है ये. बट इन सेइंग दैट आई एक्सपेक्ट इंडिया टू विन. आई थिंक मी टू. सो लेट्स होप कि इंडिया जीते भाई, एंड स्टार्टिंग ऑफ ऑन अ गुड नोट, बिकॉज इंग्लैंड हार चुकी है अभी. आई डोंट वांट कि इंडिया भी हारे और फिर वही दोबारा अर्जेंटीना वाला प्रेशर है हमारे ऊपर. हमें स्टार्टिंग से जीतना है, हमें पूरा टूर्नामेंट जीतना है भाई. हर मैच जीतेंगे होपफुली. बट बहुत मज़ा आएगा भाई देखने में. एंड लेट्स होप कि अश्विन और ईशान किशन खेले भी. आई थिंक शेर खेलता मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट अश्विन का आई जेन्युइनली होप कि खेले भाई. मे बी इट्स आवर पर्सनल बायस, बट लेट्स सी. बट नाउ दैट वी हैव कवर्ड क्रिकेट इन टोटलिटी, लेट्स मूव ऑन टू फुटबॉल. UCL मैच डे 2 कंप्लीट हो चुका है. अ लॉट टू डिस्कस, कुछ शॉकिंग रिजल्ट्स भी थे. राइट. तो भाई व्हाट डू वी हैव? आई थिंक सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सिटी लाइप्जिग मैच की. वैसे तो ये बहुत ज़्यादा कोई हाई प्रोफाइल मैच था नहीं, सिटी खेल रही थी, बट वी नो लाइप्जिग की भी काफ़ी तोड़ाई कर रखी है उन्होंने काफ़ी सालों से. इनफैक्ट जब ये ग्रुप आया था तो आई वाज सो अनॉयड कि यार इनको फिर से एकदम ईजी. आई थिंक पिछली बार ही हुआ था ना जब हालैंड ने 5 गोल मार दिए थे. राइट. तो मतलब मुझे पता ही था कि इधर भी पिटाई होने वाली है. टॉकिंग अबाउट द मैच, ऑब्वियसली सिटी वर द फेवरेट्स. एंड अगर उनके लाइनअप की बात करते हैं, पहली बार तो लाइप्जिग खिला रही थी 4-2-2-2. ठीक है, ये थोड़ी वैसी एकदम वो बॉक्स फॉर्मेशन टाइप थी, आगे ऐसे टाइप का बॉक्स 2-2-2 थे. अच्छा. तो आई सॉ द सेम लाइनअप व्हेन रैल्फ राग्निक वाज प्लेइंग. उसने यूनाइटेड के साथ ही स्ट्राइक करी थी एंड यूनाइटेड बिल्कुल अच्छा नहीं खेली थी. तो मुझे लगता है कि आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट लाइप्जिग एट ऑल इस मैच में. बट ठीक है, मतलब उन्होंने भी ऐसा कुछ सरप्राइज तो दिया नहीं वैसे. बट सिटी की बात करते हैं, वो गए थे एज यूजुअल ऑन पेपर हमेशा 4-2-3-1 के साथ ही जाते हैं वो लोग. ग्वार्डियोला, डियाज, अकांजी और वॉकर थे हमारी बैकलाइन. आगे रॉड्री और ल्यूविस थे. रॉड्री आए और सिटी वापस इन फॉर्म. इज दिस अ कोइंसिडेंस? आई थिंक भाई रॉड्री इज वेरी इंटीग्रल टू द पार्ट ऑफ सिटी फॉर श्योर. और जो इंजन वाली बात होती है ना कि इंजन क्या, हार्ट ले लो, चलो टीम का हार्ट कौन है, वो रॉड्री लगता है इस टाइम पे है. जो वैसे भी जो इतना पेक्यूलर सेटअप है, जो ये कहने को 4-2-3-1 है बट हो जाता है वो 3-2-4-1. हाँ, राइट. तो आई थिंक वहाँ पे दिख जाता है भाई ये रॉड्री की इंपॉर्टेंस क्या है. और पिछले 2-3 मैच से नहीं था, तो दिख रहा था कि क्यों क्या कमी हो रही है. ऑल्सो वन मोर थिंग आई विल से बिफोर यू मूव फॉरवर्ड, फॉर RB लाइप्जिग, आई नो ये मैच अल्टीमेटली हार गए और एक कन्विंसिंग फैशन में हारे ऑन पेपर, बट दिस वॉज देयर बेस्ट चांस ऑफ बीटिंग सिटी. घर पे मैच हो रहा है. आई नो जब एटिहाद जाते हैं तो हमेशा पिटते हैं हिस्टोरिकली. घर पे मैच हो रहा है, लेकिन सेकेंडली सिटी कमिंग ऑफ एट द बैक ऑफ 2 डिफीट्स, शॉकिंग डिफीट्स. तो फॉर्म बहुत अच्छा चल नहीं रहा था. उनका जो मेन गाय डे ब्रुयने है वो भी नहीं है यहाँ पे अभी. एंड जो मेन गाय करंटली हालैंड है वो फॉर्म में नहीं है. एग्जैक्टली. तो आई थिंक ही ड्रॉप्ड अनदर स्टिंकर हियर. मतलब आई टॉक अबाउट इट इन डिटेल. 2.5 की रेटिंग आई है उसकी शायद. है? हाँ. आई थिंक 2.5 जितना तो नहीं होगा, बट इधर में अगर एक स्ट्राइकर पिछले 5 UCL मैचेस से गोल नहीं मार रहा है तो 5 मैच हो गए उसको. 5 मैच हो चुके हैं उससे. एक मिनट, उसने इस साल एक भी गोल नहीं मारा अभी तक इस सीजन में. UCL में नहीं मारा अभी तक. तभी तो हॉलैंड वाले आ गए हैं. क्या? यूनाइटेड फैंस. हॉलैंड 3 गोल्स इन UCL. अच्छा. और हालैंड की 0. फिर मूरिन्हो ऐसे लिख रहा होता है, आई नोट दैट. इससे एक बात तो पक्की हो ही गई, बैलेंडोर तो अब तो वोटिंग हो चुकी है. अब तो भाई के पास ही आ रहा है. लेकिन तो हाँ भाई देखते हैं. बट आगे की बात करते हैं. रॉड्री, लुइस हमारे डबल पिवट में थे. ग्रीलिश हमारा आ गया था वापस लेफ्ट विंग पे. ओके, ही वाज स्टार्टिंग. फोर्डन हमारा AMF था, विच मीन्स कि अल्वारेस को हमने रेस्ट दे रखा था. एंड बर्नार्डो सिल्वा हमारा राइट में था. व्हाई वुड यू गिव रेस्ट टू अल्वारेस दो भाई? मतलब आई थिंक अल्टीमेटली उसी ने बचाया. नहीं, मतलब मुझे इसलिए, हाँ वो तो पॉइंट है कि क्यों देंगे. इट्स जस्ट अबाउट कि
इस टाइम पे प्रीमियर लीग में काफी नीड है उसकी, क्योंकि इधर वे सबको पता था कि ये मैच सिटी मोस्ट प्रोबब्ली जीत जाएगी। वही तो बात है कि आरबी लाइप्जिग इज नॉट अ जोक एंड फिर भी सिटी उसको ऐसे ट्रीट कर रही है कि चलो रेस्ट करा सकते हैं। एल्वारेज के बारे में आई थिंक काफी डिटेल में बात करनी है इस मैच में। आई थिंक ही इज करंटली देयर बेस्ट प्लेयर इजीली। एंड आगे हमारे स्ट्राइकर पोजीशन पे थे ऑब्वियसली सर हालैंड, जिनका मैच उतना अच्छा नहीं गया। अब ये 4-3-1 ऑन पेपर थी, बट एज यूजुअल सिटी के 3-4-1 हो जाती है जब वो मैच में खेलते हैं ना। वॉकर पीछे ही था, डियाज पीछे ही था, ग्वार्डियोला भी पीछे ही था। डबल पिवट में ज्वाइन करता है अकांजी। पहले इन लोगों ने जॉन स्टोन्स के साथ ट्राई किया, अब अकांजी आ रहा है। वो भी पता है 3-2-4-1 भी चलो उसको हम लोग पेपर में कह सकते हैं, इसमें भी अकांजी सॉरी अपना रॉड्री हैड द एबिलिटी टू मूव फॉरवर्ड, ही हैड द अलाउंस ऑफ ग्वार्डियोला, वो चल सकता था आगे, तो अकांजी बीच में रहता था। तो कई बार ऐसा भी होता था कि ये सॉर्ट ऑफ फोर्डन भी थोड़ा और आगे शिफ्ट हो गया, तो एक तरीके से 3-1-4-2 सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन हो गई। ग्रीलिश के साथ दूसरे विंग पे कौन था? बर्नार्डो सिल्वा। एंड बीच में कौन थे अपना? रॉड्री और ल्यूइस। नहीं लाइक अपना फोर्डन के साथ कौन था? उस 3-2-4-1 थी ना। तो इस टाइम पे यहाँ पे हमारा हो जाता है पीछे, हम खुद भी विजुअलाइज करने का ट्राई कर रहे हैं। इसका ये डियाज था, वॉकर था, ग्वार्डियोल था पीछे, आगे हमारे हो जाते हैं अकांजी और रोड्रिगो। उसके ऊपर आगे जाते हैं जब 4-1 में, तो फिर आता है हमारा ग्रिलिश, अपना फोर्डन, ल्यूइस जो है वो आगे चला जाता है एज अ सेकंड EMF, एंड राइट साइड में बर्नार्डो सिल्वा होता है ना, आगे हालैंड होता है। एंड ल्यूइस को बाय द वे ही हैड अ ग्रेट मैच, बहुत अच्छा मैच। आई थिंक इससे पहले भी हम लोग देख रहे हैं जब जो उसे खिलाया गया है इस सीजन में ही, तो उसकी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। इनफैक्ट ग्वार्डियोला ने अपने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट गाइज दैट ही हैज ट्रेन्ड। लुइस का पूरा नाम क्या था? रिको लुइस। हाँ ठीक है, राइट। तो ग्वार्डियोला ने कहा ही इज वन ऑफ द बेस्ट गाइज दैट ही हैज ट्रेन्ड। दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट भाई। पर फोर्डन के लिए भी कहा था कि मतलब होगा, मतलब आई थिंक फोर्डन तो चलो ऑन सम लेवल प्रूवन भी है ना कि चीज, हाँ ही हैज दैट टैलेंट, इज जस्ट कि वो कितना निकाल पाता है इस चीज को। अगर लुइस के लिए वो कह रहा है इट्स अ मैसिव ईगो बूस्ट भाई फॉर हिम, तो वो चीज़ अच्छी है उनके लिए। नाउ मैच की बात करते हैं, एज यूजुअल आई थिंक सारे व्यूअर्स तुम सबने भी यही सब कर लिया होगा ऑब्वियसली ये चीज़ गेस कि सिटी डोमिनेट कर रही थी। हाँ भाई, सिटी डोमिनेट कर रही थी, इतना अच्छा डोमिनेशन था उनको। ओवरऑल 72% पोजीशन था इन द फर्स्ट हाफ, बहुत कंट्रोल रखा हुआ था दूसरी टीम को। लाइप्जिग को इट डिड नॉट लुक लाइक कि बहुत ट्रबल में है सिटी कभी भी एट एनी पॉइंट। ऐसा लगा ही नहीं कि लाइप्जिग काउंटर में भी गोल मार सकती है, इस लेवल की डोमिनेशन उन्होंने कर रखी थी इस टाइम पे। फिर हम देखते हैं 25th मिनट के आसपास एक गोल आता है फोर्डन का। इससे पहले भी सिटी वॉज नॉकिंग ऑन द डोर, मतलब लग रहा था कि ये गोल मारने वाला है। 25th मिनट पे फोर्डन का गोल आता है, लुइस असिस्ट करता है। एक टिपिकल वो गोल होता है जो बॉक्स के एकदम राइट साइड में कोने में जाकर दे दिया, फिर वहां से उसने कटबैक करा और फोर्डन था वहां पे। जैसा भी आई थिंक 1-2 मैचेस पहले भी ऐसा टाइप का गोल आया था जब वॉकर ने पीछे पास दे दिया था। राइट फोर्डन को दिया था, तो फोर्डन वही गोल मारता है। एंड आई थिंक काफी अच्छा स्टार्ट था। आई वॉज काइंड ऑफ होपिंग कि थोड़ा जल्दी गोल आ जाए, बट 25th मिनट इज अर्ली इनफ, ठीक है। उसके बाद भी बाकी जितना हाफ बचा था हमारा 20-20 मिनट का, उसमें भी थ्रू आउट दैट टाइम सिटी के पास चांसेस आए थे। मतलब आई वोंट से क्लियर कट चांस था कि टैप एंड वैपन मिस हो गया, बट देयर वर चांसेस विच कुड हैव बीन कन्वर्टेड। यहाँ पे चांसेस की याद कर, आई हैव टू टॉक अबाउट हालैंड। हालैंड ने पूरे मैच में काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग फिगर उसने पोर्ट्रे करी है अपनी। अच्छा, लाइक आई डू थिंक यू नो लास्ट सीजन हमने बात करी थी अपनी कि डी ब्रुयना वाज दैट गाय जो कि उसके रन्स को स्पॉट करता है। हाँ, कि कैसे सिटी शायद 15-16 प्लेस में थी इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग देयर स्ट्राइकर चांस क्रिएट करने के लिए लास्ट सीजन। हाँ राइट। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये डी ब्रुयना वाला चीज हो, बट इन सेइंग सो क्या आपकी रन्स इतनी डिफिकल्ट टू स्पॉट होती है कि एक डी ब्रुयना लेवल का ही प्लेयर आपको स्पॉट कर सकता है? क्या ये चीज बोथ वेज नहीं जा सकती इन हालैंड्स, बेसिकली नेगेटिव साइड ऑफ हालैंड एज वेल, कि आपको क्या डी ब्रुयना जैसा ही प्लेमेकर चाहिए जो कि रन्स को स्पॉट कर सकता है? अच्छा, तो मुझे ये चीज़ इंटरेस्टिंग है। तुम लोग भी जितने लोग देख रहे हो ये सब बताना, क्योंकि दिस इज जस्ट अ थॉट, ये भी मेरे दिमाग में आया है। तो और एक और चीज़ मैं कहूँगा कि हालैंड ने कुछ शूट्स ली थी, बट वो इतनी टाइट एंगल से ली थी जैसे गोल के एकदम एडजेसेंट, एकदम कोने से शूट ले रहा है, इम्पॉसिबल टू स्कोर। दैट डज मीन कि आपका स्ट्राइकर फ्रस्ट्रेटेड है, ही इज डेस्परेट फॉर अ गोल। ओके, तो दैट्स व्हाई आई थिंक, क्योंकि हालैंड वाज नॉट दैट गाय जो कि अपने हाथ ऐसे फेंकेगा, गुस्सा करेगा फील्ड में।
इन चीजों से लगने लग जाता है कि स्ट्राइकर थोड़ा सा डेस्परेट हो रहा है इस टाइम पे गोल के लिए. And the kind of guy he is, भाई, he loves scoring 10 goals in 5 games. हाँ, definitely. Especially after the success of the last season. Right. Expectations he would want to replicate that ना. तो आई थिंक हालैंड काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था इस गेम में. सेकेंड हाफ पे आते, पहले मैं आपको बता दूं, सिटी ने 10 शॉट लिए थे यहाँ पे फर्स्ट हाफ में, एंड लाइप्जिग ने सिर्फ 1 शॉट लिया था. वो 1 शॉट भी बड़ा एवई टाइप का था, ऑन टारगेट नहीं था. तो आई थिंक कि काफ़ी एवई गेम जा रहा था लाइप्जिग का. सेकेंड हाफ पे इन जस्ट द 48th मिनट लाइप्जिग का गोल आता है, जो कि एकदम प्रॉपर काउंटर अटैक गोल था. मतलब वो बॉल आगे मारी, बस वो इंटरसेप्ट हो गए, फिर उन्होंने बॉल आगे मार दी और इजी गोल मिल गया उनको. मतलब वो मार देना चाहिए था. तो लाइप्जिग का गोल आता है एकदम काउंटर अटैक पे. ओवरऑल सेकंड हाफ में आई थिंक मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि लाइप्जिग वाज स्लाइटली बेटर गोइंग फॉरवर्ड, नॉट बेटर देन सिटी बट बेटर देन व्हाट दे वर इन द फर्स्ट हाफ. अच्छा. बेटर अटैक कर पा रहे थे. यू नो कि एक चांस नहीं बन रहा है, बट कहीं ना कहीं अपोजिशन के दिमाग में है कि यार ये हो सकता है कि कोई चांस आ जाए. वैसे टाइप की फीलिंग थी, नॉट कि एक प्रॉपर चांस बन पा रहा है इनसे. एंड फिर जो है हम देखते हैं, एज आई सेड कि हालैंड काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था. गार्डियोला टर्न्स टुवर्ड्स हिज बेंच, एंड ये चीज़ मैंने ट्वीट भी करी थी. इमेजिन हैविंग डोकू एंड अल्वारेज एज योर बेंच प्लेयर्स. 78th मिनट पे वो लाता है डोकू को, अल्वारेज को और आके को. एंड क्या गेम बदलते हैं वो प्लेयर्स. अच्छा. स्पेसिफिकली आई थिंक क्योंकि अटैक तो सिटी करी थी, इट वाज जस्ट अबाउट स्कोरिंग गोल्स. अल्वारेज जो गोल प्रोवाइड करता है, उसको बॉल मिलती है, एंड बाय द वे डोकू का असिस्ट होता है. वो 84th मिनट पे जस्ट आउटसाइड द बॉक्स उसको गोल पास मिलता है. एंड यू नो कई बार पावर जनरेट करने के लिए प्लेयर्स एक टच लेते थोड़ा आगे, ताकि वो दौड़ के फिर कर्लर मार सके. उसके पास बॉल आई. हाँ राइट. उसके पास बॉल आई, उसने लाइक जस्ट वो फर्स्ट टच में जो थोड़ी सी आगे बॉल जाती है उतना ही रखा, एंड उसने डायरेक्ट कर्लर मारा, जो कि लाइक जैसे उसके पैर से छूटी पता था कि गोल जाएगा ही जाएगा. अच्छा. इतना तगड़ा कर्लर मारा उसने. एंड दिस जस्ट शोज यू कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर वो है. डोकू नहीं, ये अल्वारेज ने गोल मारा ना, डोकू का असिस्ट था. डोकू का भी आई वुड से कि काफी एक जो प्रॉपर वो गोइंग फॉरवर्ड जो थ्रेड प्रोवाइड करता है, जो डायरेक्टनेस प्रोवाइड करता है, वो चीज़ वो दिखा रहा था. लाइक ग्रिलिश को देखेंगे तो फ्लेयर प्रोवाइड करता है. थोड़ा वैसे मेसी टाइप का प्लेयर है. Although Grealish has been subliminal in the last season. Definitely. So, do you think Doku has a case to start right now? I think as of now तो obviously होगा केस, बट जो मैं हर बार कहता हूँ यही है कि एज अ यंगस्टर इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अनफेयर फॉर यू. आपको थोड़ा एक्स्ट्रा जाके परफॉर्म करना पड़ेगा. एंड प्रॉब्लम उसका फर्स्ट सीजन है, बट ही हैज बीन सो गुड एवरी टाइम. ट्रू. जब भी आया उसने कुछ ना कुछ इफेक्ट लाया ही लाया. तो एंड दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर ग्रिलिश ऑल्सो. आई नो अभी इंजरी से आया, बट आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा इफ यू हैव टू स्टार्ट फॉर सिटी, अगर आपको गार्डियोला की टीम से स्टार्ट करना है. तो मुझे लगता है यहाँ पे उसका अल्वारेज का गोल आता है. उसके बाद मैं एक और बात करूंगा, जब डोकू का गोल आता है वो अल्वारेज का असिस्ट था. दोनों ने एक दूसरे को गोल असिस्ट प्रोवाइड करा है. वो एक्स्ट्रा टाइम में आता है, वो भी एकदम टिपिकल काउंटर अटैक था. कॉर्नर से लेके जब आगे जा रहे थे, अल्वारेज के पास बॉल आती है, वो एक नॉर्मल ले ऑफ करता है. हालैंड भी बेचारा बीच में भाग रहा था, उससे लग रहा था उससे मिल जाएगी, भाई मेरे को दे दो भाई कुछ तो. बट उस पर मैन मार्क करा हुआ था, जो 3 versus 1 था उनका अटैक, उसमें हालैंड को मार्क करा हुआ था. एंड यू नो जो तो हमेशा कहते हो कि मे बी दिस इज हाउ हालैंड इज अननोइंगली हिमसेल्फ आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द टीम. मे बी ही इज क्रिएटिंग सो मच स्पेस फॉर द अदर गाइज टू स्कोर. क्योंकि अल्वारेज भी लास्ट, मुझे याद है, अभी मैं लिंक कर दूंगा इस पॉडकास्ट को, आप देख लेना, कार्ड्स में भी मिल जाएगा. शायद सेकंड या थर्ड पॉडकास्ट था जब तुम बेइज्जती कर रहे थे अल्वारेज की, विनीसियस के अगेंस्ट. अच्छा हाँ कि भाई क्या ही करा है, कितना ही खेला है. उसके बाद से भाई, राइट. एंड द फन पार्ट इज कि ही इज प्लेइंग एज एन अटैकिंग मिडफील्डर. तो इट्स नॉट लाइक ही इज द फर्स्ट गाय फेसिंग द गोल. इट हैज टू बी हालैंड. उसके बाद भी उसके हालैंड से ज्यादा गोल हैं. मे बी देयर इज समथिंग रिगार्डिंग द फैक्ट कि Haaland is attracting all those defenders, leaving behind so much space, जिसमें फिर you know guys like Doku, Phil Foden, Alvarez सब ऑपरेट कर रहे हैं. That could be a legit case. मतलब that could be a case, but वही बात है ना कि this doesn't help the striker. उसको एक स्ट्राइकर को on an individual note maybe no, but for the team it is helping. नहीं, it is helping right now, but वही बात है कि ये चीज़ कब तक हेल्प करने वाली है. At what point does the other team starts thinking कि यार इनका हालैंड तो है, बट ये अल्वारेज भी काफ़ी गोल मार रहा है, तो क्या पता उस पर भी धीरे धीरे वो चीज़ फिर फोकस हालैंड से शिफ्ट हो जाएगा. तो फिर होगा, बट यू नो देयर आर 11 प्लेयर्स ऑन द पिच एंड इट्स नॉट लाइक कि हर बार टीम अटैकिंग खेलती है. तो अगर सेंटर बैक हालैंड को डील कर भी रहे तो दे कुड हैव अ वेरी वेल CDM डबल पिवट, जो कि शायद अल्वारेज को फोकस कर रहा हो. तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे शायद ये चीज़ हो रही हो, बट हालैंड का कॉन्फिडेंस में आना इज की फॉर सिटी राइट नाउ. अगर आपका स्ट्राइकर फॉर्म में नहीं है,
इट्स नॉट लाइक कि अल्वारेस से भी यार ये एक्सपेक्टेशन रखा इज नॉट राइट कि वो हर बार आके आपको बचाएगा. तो एज अ टीम यू हैव टू वर्क. तो मुझे लगता है कि हालैंड का भी फॉर्म में आना ज़रूरी है इस टाइम पे. एंड अगर उसको गोल्स नहीं मिलते दैट्स डेफिनेटली गोइंग टू एंड अप उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा नीचे हो जाएगा अल्टीमेटली. ऑल्दो व्हेन डे ब्रुयने कम्स बैक हाउ डू यू बेंच अल्वारेस? ट्रू. मैंने ये भी चीज़ ट्वीट करी थी. मुझे लगता है कि ये सीजन अल्वारेस का होने वाला है. लाइक नॉट कि सिटी का मेन मैन वो बंदा जाएगा या हालैंड से ज़्यादा गोल्स मारेगा, बट जस्ट दैट कि दिस इज वेयर ही अराइव्स ऑन द सीन. हाँ, कि आई हैव अराइव्ड वाला वो वाला आएगा टैग उस पे. फोर्डन विल बी बेंच प्रोबब्ली. वो तो होगा ही, वो तो डेफिनेटली होगा. तो आई थिंक क्योंकि बिकॉज गुंडोगन अब जा चुका है तो रॉड्री के साथ शायद नूनोज या फिर स्टोन्स जब फिट होगा तो वो स्टार्ट करेगा. एंड आगे अप टॉप जो दो अटैकिंग मिडफील्डर्स होंगे वो अपना अल्वारेज और डे ब्रुयने हो सकते हैं. बट पता है द थिंग इज कि ये अटैकिंग मिडफील्डर्स ऑन पेपर अब हमेशा नहीं खिला सकते. लाइक अभी भी हमने देखा रिको लुइस आगे चला गया. ही इज नॉट एग्जैक्टली एन अटैकिंग मिडफील्डर. वो पीछे डिफेंड भी प्रॉपर्ली करना जानता है. आई थिंक वो तो गॉर्डियोला ही विल टेक केयर. हाँ वैसे हो सकता है. एंड गाइस लाइक अल्वारेज वो तैयार है वो वर्क रेट प्रोवाइड करने के लिए भी. तो उनको प्रॉब्लम नहीं आगे पीछे स्विच करने. आई थिंक दैट शुड नॉट बी एन इशू. तो बट ऑल एंड ऑल आई थिंक नाइस टू सी कि सिटी वापस थोड़ा फॉर्म में आ रही है बिकॉज प्रीमियर लीग में मैं तो सिटी को ही सपोर्ट कर रहा हूँ. राइट. But now let's move on to Barcelona's controversial win versus Porto. When I say controversial, it legit means. तुम उस समय सिटी का गेम फॉलो कर रहे थे एंड PSG का भी हमने फॉलो करा थोड़ा बहुत. तो वी हैड टू भाई फोन करने वाला था अभी. फोन पे नोट्स बहुत हैं तो तब उस टाइम पे यू हैड टू और रादर वी हैड टू चूज कि हमें कौन सा मैच फॉलो करना है. क्योंकि 3 मैच एक साथ एक बंदा नहीं देख सकता फिर कुछ भी एनालिसिस नहीं होती. तो तुमने सिटी देखा था, मैंने बार्सा देखा था. बट डू यू नो कि बार्सिलोना वाले मैच में क्या क्या हुआ है? आई थिंक एज अ मैड्रिड फैन बिकॉज यू नीड एक्सक्यूजेस टू रोस्ट. एक तो मेरा हाईलाइट फॉर द गेम वाज द मोमेंट एट व्हिच आई वाज वेरी हैप्पी. डू यू वांट टू गेस? क्या पेनल्टी नहीं दी गई? नहीं. तो गावी रेड कार्ड. अच्छा गावी रेड कार्ड. हाँ उसके ऊपर भी लेट्स गो. बट आई थिंक वो जो पेनल्टी नहीं दी गई थी जो कुंडे ने फाउल करा था, आई थिंक वो नेग्रेलोना केस था वो प्रॉपर. टिपिकल नेग्रेलोना एट इट्स बेस्ट. नेग्रेलोना. बट हाँ आई थिंक वो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मोमेंट था. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. पहली बात तो अगर मैं यहाँ पे लाइनअप की बात करूँ, आई वाज हैप्पी टू सी यमाल स्टार्टिंग टुडे बिकॉज टुडे के मतलब द लास्ट डे बिकॉज उसने थोड़ा बहुत प्रॉमिस दिखाया है फॉर श्योर. तो अच्छा लगा मुझे देख के कि वो भी स्टार्ट कर रहा है. ऑल्सो हम लोग बात कर रहे थे मैच छोड़ने से पहले कि एक दिन पहले कि दोनों क्रिस्टेंसन और कुंडे को साथ में स्टार्ट नहीं कराना चाहिए. समवन बिटवीन अराहो और मार्टिनेज को लाना चाहिए वहाँ पे ताकि थोड़ा रोटेशन होता रहे और थोड़ा रेस्ट भी मिल जाए. तो इस बार अराहो और कुंडे स्टार्ट कर रहे थे जो कि हमारे पिछले साल की सेंटर बैक पेयरिंग रही है कुछ टाइम्स में. तो इट वॉज नाइस टू सी. और यहाँ पे हमने कैसे डिस्कस किया था कि मायोर्का के अगेंस्ट अराहो वॉज नॉट एट हिज बेस्ट. थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था. भाई इस बार जो बार्सा ने डिफेंसिव परफॉर्मेंस दी है ना स्पेशली इन द सेकेंड हाफ, they were relevant in this game purely because of Araujo, Koundé, अपना बाल्डे, अलोंसो क्या भाई अलोंसो तो थैंक गॉड स्टार्ट नहीं करा, कैंसेलो. तो जितने भी डिफेंसिवली जो भी ऑपरेट कर रहा था ना वो बहुत अच्छा ऑपरेट करा. उसी की वजह से बार्सा ये मैच जीती है इन माय ओपिनियन. क्योंकि वो लोग 4-4-2 खिला रहे थे और वो थोड़ा काउंटर अटैक पर रिलाई कर रहे थे जो कि यूजुअली बार्सा अगेंस्ट होता भी है. बट अगर हम लोग गेम की बात करें but I would not even say it was exactly counter-attacking because here's why I say that. Porto, in my opinion, were the better team in the game. Okay. Attacking and defensively, both. Attackingly भी ना एक ये paradox है. Attackingly in the sense they were so good at creating so many chances. एकदम through the lines काट दिया हर किसी को. But goal नहीं मार पाया. Finishing बहुत बेकार हो रही. Porto in the first 30 minutes could have been 2-0 up easily. Okay. मैं फर्स्ट हाफ तो अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ ना पोर्तो मतलब बार्सा 1-0 हो चुकी थी फर्स्ट हाफ के बाद. इट शुड हैव बीन पोर्टोज गेम भाई. पोर्तो शुड हैव बीन किकिंग देमसेल्व्स इन द माइंड भाई. ऐसे दिमाग पे लेके अपना लात मारो दूसरे का स्टड लेके ऐसे मारो कि हम क्यों नहीं गोल मार पा रहे भाई. टू स्टार्ट विद पहले के 10 मिनट में भाई दे वर डोमिनेटिंग वेरी क्लियरली. और यहाँ पे ना यूजुअली एक पैटर्न था. रोमेयो जो है अपना he did not really have a good game in my opinion. Okay. Kind of losing passes in the middle of the pitch जिसके वजह से वो जो passes जो कि बार्सा प्लेयर्स के पास आने चाहिए थे वो मिसप्लेस हो रहे थे. उसी के चलते हुए इनके चांसेस क्रिएट बन रहे थे. उनको स्पेस मिल जा रही थी. एंड 13th मिनट पे फिलिक्स ने एक बॉल लूज करी थी और ना काइंड ऑफ एक 2v3 सिचुएशन बन गई थी. 3 बार्सा के प्लेयर्स 2 पोर्तो के प्लेयर्स. और वहां पे ना
कैंसलो ने could he have avoided, बट वो होता ना कि आपको जब जैसे मान लो जो रेड कार्ड वाली सिचुएशन जब नहीं होती कि अब फाउल नहीं करा तो फिर गए, जैसे कैसिमेरो ने गैनाटा से अगेंस्ट करा था, काइंड ऑफ उस टाइप का फाउल कर दिया कि ट्रिप कर दिया, ऑल्दो 3v2 था, तो वोंट रियली जज हिम बट जस्ट वंडरिंग कि क्या वो अवॉइडेबल था, क्योंकि उसके चलते उसको 13th मिनट के अंदर ही येलो कार्ड मिल गया था। अच्छा, येलो कार्ड मिल गया, तो थोड़ा संभल के खेलना पड़ता है फिर पूरा। एग्जैक्टली, थोड़ा डिफेंसिव हो जाता है। बट उसके बाद भी यार मतलब जो 19th मिनट के हम लोग पे आए, जो कि तुम कह रहे थे पेनल्टी जो कि कुंडे ने किया था, हाउ डू डिस्क्राइब दैट डिसीजन? मतलब आई थिंक वो काफी क्लियर, बिकॉज़ वो वीआर तक गया भी नहीं, राइट, कुछ विस्लिंग भी नहीं हुई, गेम रोक के चेक भी नहीं हुआ, कुछ ओपिनियन भी नहीं सुना, गेम कंटिन्यू का इशारा आ गया था, राइट। और कई बार ऐसा होता है ना कि मे बी ही इज वेटिंग फॉर द प्ले टू गेट ओवर और उसके बाद भी चेक करेगा, वो हुआ ही नहीं करेगा। तो व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? मतलब मुझे लगता है कि यार वीआर है क्यों, मतलब अभी हमने लिवरपूल वाला मैच भी देखा, लिवरपूल वाला, एंड इफ यू चेक आवर इंस्टाग्राम, उसमें हमने एक ऐसे प्रॉपर क्राउजल टाइप का बनाया जिसमें वी हैव टॉक्ड अबाउट कि व्हाई 3 रीजंस व्हाई वीआर इज डिस्ट्रॉइंग फुटबॉल, रूइनिंग फुटबॉल। तो मुझे ऐसा लगता है कि वीआर इफ इट्स यूज्ड प्रॉपर्ली तो इट्स द बेस्ट थिंग, बट अगर ये चीज़ आप कंसिस्टेंसी टेक्नोलॉजी के साथ भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बड़ी है यार, यूसीएल की बात हो रही है, वहां पे पेनल्टी मिल जाती है, पूरा गेम बदल जाता पूरा। आई थिंक अगर वो पेनल्टी होती पॉसिबली पोर्तो कुड हैव वन। हाँ, ट्रू, क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स वी कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर कि उसके आगे क्या होता, मे बी बार्सा में रिसर्जेंस आती, बट लाइकलीहुड तो यही लग रहा था। एग्जैक्टली, जब ऐसे मैचेस के ऐसे डिसीजंस के वजह से कोई टीम हारती है तो यू जस्ट हैव टू से कि यार ये वीआर है कि लाए क्यों तुम लोग, अगर ये चीज़ यूज ही नहीं करनी है तुमको, अगर नहीं भी हो रहा है तो जस्ट हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द जो भी बैठा है ऊपर वीआर से कि क्या ये चीज़ चेक हो रही है, क्या कुछ करना है, कुछ। आई थिंक जो भी ऐसे डिसीजन होते हैं इसमें कुछ चेक तो होना ही चाहिए, चाहे बाद में गेम प्ले रुकवा दो। आई जस्ट वंडर दिस बिकॉज क्रिकेट में कई बार ऐसा होता है, तो तुम फुटबॉल का बता सकते हो लोगों को, ऐसा क्यों नहीं होता कि रिगार्डलेस ऑफ क्या हुआ है आप डिसीजन चेक करो, हाँ, और फिर गेम में, क्योंकि माइक्रोफोन लगा हुआ है यहाँ पे, उसको इन्फॉर्म करो भाई कि गेम रोक, मैं चेक कर रहा हूँ, राइट, जो है मैं बता रहा हूँ, फिर डिसीजन ले। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर क्यों डाली हुई है रेफरी? एग्जैक्टली, आई अंडरस्टैंड ही इज ह्यूमन, बहुत दूर खड़ा हुआ था, शायद नहीं दिखा होगा उससे, तो हाँ, इतनी तेज गेम चल रहा होता है, कई बार प्लेयर्स एक्टिंग भी कर रहे होते हैं, एंड यू हैव टू एक बेसिक टेम्पो रखना होता है आपको गेम का। वो जिस एंगल पे बॉल को लेके जा रहा था ना, वो ऑलरेडी थोड़ा स्ट्रेच्ड थी उसकी बॉडी, तो इट इज वेरी इजी टू अज्यूम फ्रॉम अ डिस्टेंस कि वो स्ट्रेच था, इसलिए अपने आप ही फिसला था, राइट, उसकी बॉडी का मूवमेंट ही वैसा था। इट इज ओनली फ्रॉम द अदर एंगल, जो कि सामने का एंगल है, रेफरी पीछे खड़ा हुआ है, तब आपको दिखता है कि कुंडे काइंड ऑफ थोड़ा अपनी लात से भी थोड़ा सा, टांग से भी थोड़ा सा उसको हिट कर रहा है, और वो डिसबैलेंस हुआ अल्टीमेटली उसी के चक्कर में, राइट। तो आई वोंट रियली ब्लेम द रेफरी देयर, बट यू एज अ कलेक्टिव, जो पूरी एसोसिएशन है रेफरीज की, जो वीआर में बैठे हुए हैं, जो कि ग्राउंड पे भी हैं, सबको मिलके सही डिसीजन पे आना जरूरी है बहुत ज्यादा। एंड इट्स नॉट टू मच टू आस्क, ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं कही जा रही है, इट्स जस्ट दैट कि आपका काम है भाई वहाँ पे बैठ के चेक करना। तो जो भी ऐसी एकदम ऑब्वियस कॉल्स नहीं है, जो भी ऐसी थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल कॉल्स हैं, आप चेक करो और चेक करके बता दो बस रेफरी को कि भाई यहाँ पे गेम रोक दे, चाहे रोकना पड़े 2 मिनट के लिए, पर रोको ना भाई, ये बहुत बड़ी चीज़ है यार। ऐसे डिसीजंस पूरा गेम खराब कर, मतलब बारसा जीत गए अल्टीमेटली, दिस कुड हैव बीन टर्म्ड एज अ हार्ड फॉट विक्ट्री, क्योंकि हर दिन हर टीम का गेम भाई हार्ड फॉट विक्ट्री है, हार्ड फॉट विक्ट्री, बट हेडलाइंस क्या बनी, नेग्रेरोना बट की ये पेनल्टी थी, इनने दी नहीं। ESPN ने अल्टीमेटली, मीडिया हाउस ने पोस्ट क्या किया, शुड दिस हैव बीन अवॉर्डेड एज अ पेनल्टी। तो एक तरीके से तो बारसा प्लेयर्स के लिए भी ये चीज़ गलत हुई ना, कि हमने तो भाई इतनी मुश्किल से जान ला के एक विक्ट्री ली है बचा के, और उसमें टर्म ये किया जा रहा है कि हमने चीटिंग करी है। तो फॉर बोथ द साइड्स, नॉट जस्ट फॉर बार्सिलोना, क्योंकि ऑन पेपर आपको लग रहा है कि ये चीज़ बारसा को के लिए अच्छी हो गई, बट दोनों साइड देखनी चाहिए उस चीज़ की। ऑल्सो फुल रिस्पेक्ट टू पोर्तो फॉर नॉट क्राइंग लाइक यर्गन क्लॉप। हाँ, वो तो है, क्लॉप का तो रिप्ले पूरा गेम तुम्हारा खेल लो। एक मैंने मीम देखा था, उसमें है कि एक आदमी है, उसका रिएक्शन है ऐसे रो रहा है ऐसे करके कि ओ भाई मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, तो उसमें ऊपर लिखा हुआ है लिवरपूल फैंस व्हेन दे रियलाइज इट इज नॉट ओनली देम जिनके अगेंस्ट एक गंदा वीआर डिसीजन लिया गया हो, देयर आर आल्सो अदर क्लब्स जिनके अगेंस्ट। और मुझे लगता है ये माइंड गेम है क्लॉप का, मतलब आगे आने वाले कम से कम आई थिंक 5-6 मैचेस में जो भी ऐसी 50-50 कॉल्स होंगी ना, वो उसके फेवर में जाएगी लिवरपूल के, क्योंकि उन्हें पता है ये तो पब्लिकली कॉल आउट करेगा। हाँ, क्योंकि उन्हें पता है पब्लिकली कॉल आउट करेगा, और इसने तो रिप्ले के लिए बोल दिया है, तो कुछ क्योंकि अभी उस रेफरी को भी बहुत गालियाँ पड़ रही हैं जो वीआर वाला बंदा था, तो आई थिंक कुछ ना कुछ माइंड गेम तो है ये।
I don't know भाई, but sounds very crybaby-esque. Right. But इसी के बाद 33rd मिनट पे लेवेंडोस्की को एक इंजरी होती है. That is a big blow for Barcelona. एल क्लासिको नहीं खेलेगा. मतलब पेड्री अभी नहीं मिल पा रहा हम लोगों को, डियोंग नहीं मिल पा रहा है, अब ये भी चला गया है. Kind of a worrying sign for Barcelona भाई. Definitely. And उसी के चलते टॉरेस आता है, अल्टीमेटली टर्न्स आउट गुड फॉर अस. बट ये बहुत शॉर्ट साइटेडनेस है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में भाई लेवेंडोस्की की जरूरत पड़ेगी हमें. ऑल्दो इन सेइंग दैट जस्ट बिफोर द हाफ टाइम, एज आई वाज सेइंग, मोर नंबर ऑफ चांसेस वर क्रिएटेड बाय पोर्तो. ऑन पेपर आपको ना पोजीशन और नंबर ऑफ शॉट्स वो ज्यादा बार्सिलोना के ही थे. बट एक होता है ना कि आपने दूर से भी एक शॉट ले लिया, एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ कि मान लो आपने हाफ लाइन से एक शॉट ले लिया टारगेट पे और कीपर ने पकड़ लिया, और एक होता है कि आपने ओपन गोल था वहां से आप शूट ले रहे हो. तो क्वालिटी ऑफ चांस भी मैटर करता है. तो पोर्तो क्लियरली हैड बेटर क्वालिटी चांसेस, मोर नंबर ऑफ बेटर क्वालिटी चांसेस. तो मतलब पोर्तो शुड हैव बीन अप वेरी क्लियरली एज अ बार्सा फैन. आई एम सेइंग दैट. बट गुंडोगान एक बहुत अच्छा पास करता है टॉरेस को, जो कि लेफ्ट फुट से फिनिश करता है. कीपर चढ़ के आगे आ रहा था उसको कट करने के लिए एंगल को, और उसने नियर पोस्ट पे उसको लेफ्ट फुट से बीट कर दिया. तो आई थिंक अ गुड फिनिश, अ कॉन्फिडेंट डिस्प्ले बाय टॉरेस इन दैट मोमेंट. डेफिनेटली. एंड टॉरेस का भी जो लोग ना जबरदस्ती में ओवर हाइप कर रहे थे कि दिस इज हिज सीजन स्टार्टिंग में, वो तो मुझे फालतू का लग रहा था कि इतना हाइप मत करो, क्योंकि वो अभी बीच में थोड़ा सा लल आना शुरू हो गया था. बट a good step forward now once again. तो ultimately उसी का विनर आया, he was the difference maker. तो good for Torres I believe. But overall first half में Porto should have been there भाई. Okay. And अगर वो penalty होती तो शायद कुछ और सीन हो सकता था for sure. But इसी के बाद second half शुरू होता है, and I was expecting कि शायद यहाँ पे एक change of tide हमें देखने को मिलेगा, but वो भी मुझे देखने को नहीं मिलता. Porto were still the better team. In fact मैं आपको बताऊँ 52nd और 56th मिनट पे, ये 4 मिनट के बीच में 52nd 56 मिनट पे इतने दो अच्छे चांस बनते हैं ना इनके. एंड यहाँ पे जो मैं कहने वाला था कि सेकंड हाफ में जो डिफेंडिंग करी है बार्सा ने, इनफैक्ट चावी ने बोला है पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि ये मैच हम जीते अपने डिफेंस की वजह से. हाँ राइट. 52nd मिनट पे लिटरली 1-on-1 था सिचुएशन कीपर के साथ, पूरा खाली था. कुंडे आउट ऑफ नोवेयर भाग के आता है, पीछे से टैकल मारता है, बट क्लीन टैकल बॉल के ऊपर. राइट. वो उसने वो पेनल्टी का दिया था जो कि मिली नहीं, उसने यहाँ पे जान बचा ली. लेकिन भाई नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट भी होती है टैकल्स मारना, जो कि आप पीछे से मारो बट यू हैव टू गेट द बॉल. ये भगवान भरोसे होता है. हाँ राइट. जरा से ही पैर पे लगे तो पेनल्टी है सीधा, तो पूरा रिस्क कर रहे हो. उसने एग्जीक्यूट करके दिखाया, बहुत बड़ी बात है. उसी के बाद 56 मिनट पे अराहो सेम चीज करता है. ऑल्दो वहां पे एक दो डिफेंडर्स और भी थे, बट कुड हैव बीन एन इजी गोल. अराहो फिर से वही चीज करता है. आई थिंक पेपे था उनका एक, पेपे नहीं अपना जो पहुंच चुका है, ये पेपे विंगर था उनका. तो पेपे के ऊपर वो करता है टैकल बढ़िया सा. और ये दो क्लियर कट अपॉर्चुनिटीज वंस अगेन. 56 मिनट आप मतलब कि आपका सेकंड हाफ शुरू हुए सिर्फ 11 मिनट हुए, यू कुड हैव इजीली टेकन द लीड. इस टाइम तक पोर्तो के एटलीस्ट 3-4 गोल तो आ सकते थे. राइट. बट एक भी गोल नहीं था. दैट इज द प्रॉब्लम है. जो तुमने कहा ना कि फिनिशिंग में अटैकिंग में बेटर थे, तो फिनिशिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अटैकिंग. राइट. तो क्रिएटिंग मोर क्वालिटी चांसेस फॉर श्योर, बट फिनिशिंग में भाई दिमाग खराब कर दिया उन्होंने अपना. उसके बाद अगर मैं जाऊं 68th मिनट पे हम लोग देखते हैं कि फीलिक्स को सब आउट कर देते हैं और फर्मिन लोपेस को लेके आते हैं. फर्मिन लोपेस जो भी यूजुअली मिडफील्ड में खेल रहा था, हाँ. उसको लेफ्ट विंगर बना दिया, पता नहीं कैसे. बट माय पॉइंट इज फीलिक्स को रेस्ट क्यों दिया एग्जैक्टली? ऐसा नहीं बहुत एग्जॉस्टेड चल रहा है, ऐसा नहीं कि पहले सब आउट नहीं हुआ है, पहले भी सब आउट हो चुका है. आज सब आउट क्यों करा उसको? बिकॉज फॉर मी प्रॉब्ली डिफेंसिव वो चीज थी, डिफेंसिव सब्स्टिट्यूशन. तो या किसी और को कर दो, बिकॉज फॉर मी he was the most potent attacking threat for Barcelona once again. Okay. Torres ने गोल मारा है, लेकिन जो हमारे अटैकर्स थे उसमें बेस्ट गेम फीलिक्स का गया है फॉर मी. काइंड ऑफ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, बिकॉज फीलिक्स का मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना अच्छा खेलेगा बार्सा में वो. बट जिस तरीके से उसने चांसेस क्रिएट करे और जितने चांसेस उसने आउट ऑफ नोवर बनाने की कोशिश करी है, फिनिश करने की कोशिश करी है फॉर बार्सिलोना, आई थिंक ही वॉज राइट अप देयर विद द बेस्ट रेटिंग्स फॉर बार्सिलोना इन दिस गेम. ओके. Maybe I'm being too reactionary, but I genuinely feel Felix का बेस्ट गेम गया था फॉर अटैकर्स फॉर श्योर. इसके बाद हम देखते हैं कि कैंसेलो का जो हैंडबॉल आता है 77th मिनट पे, वो भी तुमने देखा ही था. हाँ. क्या होता है जिनको नहीं पता, बेसिकली पेपे नहीं था, सॉरी, पोर्तो का एक अटैकर था, वो ऑलमोस्ट गोल मार ही सकता था वो भी, बट वो बॉल रिसीव कर रहा होता है, पीछे से आ रहे होते हैं, कैंसेलो उसके जस्ट सामने होता है. तो वो रिसीव कर रहा होता है बॉल, ऐसे उसका हाथ होता है और यहाँ कहीं लगता है, लोग ऐसा सोच रहे थे यहाँ कहीं लगा,
और उसके बाद कैंसलो उसके जस्ट सामने होता है। कैंसलो था चालू इंसान है भाई, बॉल यहाँ पे लग के सामने आ रही थी, कैंसलो ने ऐसे करके बॉल को हटा दिया, साइड कर दिया। और फिर एक्टिंग कर रहा है, अरे जानबूझ के थोड़ी कर रहा है, तो हाथ तो चिपका हुआ था मेरे से हाथ तो। कैंसलो का क्लियर हैंडबॉल था। द क्वेश्चन इज उससे पहले क्या उस प्लेयर ने हैंडबॉल कर दिया कि नहीं? तुमने फोटोज भी देखी हैं, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक था, इन ऑल ऑनेस्टी आई थिंक उसके यहाँ पे बॉल नहीं लगी थी, इट वाज समवेयर बिटवीन, राइट, और यहाँ पे बॉल लगती है। आई नो अगर वो होता कैंसलो था तो प्रॉपर हैंडबॉल था, एंड वो जिस तरीके से क्या होता है उससे और तगड़ी पनिशमेंट भी मिली जा सकती थी, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में अगर आप जान के हैंड यूज करते हो ना तो दैट्स अ स्ट्रेट ऑफ कार्ड फॉर यू। तो आई थिंक वहाँ से कैंसेलो बच गया, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कैंसेलो के हाथ लगने से पहले उस बंदे के भी यहाँ पे हाथ लग गई थी, तो आई थिंक इट वाज अ नो ब्रेनर कि नहीं मिलनी चाहिए थी पेनल्टी। एंड क्रेडिट टू पोर्तो वंस अगेन टू नॉट मेक अ फस अबाउट इट, बिकॉज यहाँ पे आई थिंक सही डिसीजन लिया वीआर ने। पर उसी के बाद हम देखते हैं यमाल भी सब्स्टिट्यूट हो जाता है और ऑल्सो अंदर आ जाता है, सर्जियो रोबर्टो भी अंदर आ जाता है। थोड़े डिफेंसिव वो हो गया था कि भाई लास्ट में सी ऑफ करना हमें एक गोल के लिए, अब गोल आने नहीं वाला हमारी तरफ से, तो चावे के टैक्टिक्स वही थे। और फिर 82nd मिनट पे ना पोर्तो एक वो मारती है, बाइसिकल किक मारती है, फिनिशिंग यहाँ पे बहुत तगड़ी थी, गोल होता है लेकिन ऑफसाइड हो गया, तगड़ा वो मारा था बाइसिकल किक। अब मैच खत्म होने वाला था और 92nd मिनट पे आते ही सर गावी जो है एक और बेवकूफों वाला फाउल करता है। मतलब आई थिंक दैट लेट इन द गेम व्हाई डू यू हैव टू टेक अ रेड कार्ड? टी-शर्ट उसमें क्या क्यों कर रहे हो? राइट, तो इसके चलते ही विल बी मिसिंग द नेक्स्ट गेम भाई। एंड पहले आपके मिडफील्डर्स नहीं बचे हैं ये क्यों करना है आपको? और हाँ भाई एग्जैक्टली, तो क्या पॉइंट है करने का? आई थिंक अ वेरी डम इमेच्योर मूव बाय गावी फॉर श्योर, व्हिच देन अगेन गोस ऑन टू शो कि ही हैज अ लॉट टू ग्रो राइट नाउ। तो क्लियरली नॉट हैप्पी विद दैट। पहला येलो कार्ड भी उसको काफी जल्दी मिल गया था गेम में, बट इसी के चलते अल्टीमेटली बार्सा जीत जाती है। अगर मैं फाइनल स्टैट्स की बात करूं, मैंने कहा था कैसे फर्स्ट हाफ के बाद ऑल द नंबर ऑफ शॉट्स बार्सा के ज्यादा थे, बट क्वालिटी चांसेस जो है पोर्तो के थे। बाय द एंड ऑफ द गेम नंबर ऑफ शॉट्स ऑन टारगेट भी पोर्तो के ज्यादा थे। ओके, बार्सा के 4 शॉट्स ऑन टारगेट थे, पोर्तो के 5 थे। मोर क्वालिटी चांसेस फॉर श्योर, बट जीता कौन? बार्सिलोना। दैट इज हाउ क्रूअल अ स्पोर्ट कैन बी टू यू समटाइम्स। वही समरी थी मेरे लिए। ओके, Ter Stegen, brilliant game. Defense, Koundé, Araujo, brilliant game for sure. But bhai, we need to be more clinical and more creative in the midfield and the forward line. सिर्फ एक गोल मार के, I know कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो कि hard for victories होती हैं, अभी हम लोग 4-5 गोल मार रहे थे, but यार I think we should have done much better. Definitely. तो बहुत hard for victory, we were not the better team on the field despite winning. So a lot to learn. कॉन्ट्रोवर्सीज को भी हमने कवर कर लिया है, बट टू एंड द पॉडकास्ट अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रोवर्सी तो नहीं, बट सबसे शॉकिंग ह्यूमिलिएटिंग राइट चीज के बारे में। एंड ह्यूमिलिएटिंग तो पीएसजी तो इन्वॉल्व होनी है इसमें। पीएसजी न्यूकासल का मैच होता है न्यूकासल के घर में, एंड 4-1 की डिफीट से लोग हारते हैं। नाउ आई थिंक यहाँ पे आई थिंक इतना कुछ डिस्कस करने को है भी नहीं इसमें, जस्ट कि जो बेवकूफ़ी दिखाई है लुइस एनरिके ने। 4-2-3-1 की फॉर्मेशन जाती है पीएसजी। अच्छा, इस बार 4-3-3 नहीं थी? नहीं, 4 अटैकर्स के साथ। कौन कौन था इनका? स्कोलुमुआनी लेफ्ट विंग पे था, बीच में एम्बापे था, राइट में इनका डेम्बेले था और आगे गोंसालो रामोस था। नाउ द प्रॉब्लम इज, अच्छा एम्बापे को फ्री रोल दे रखा था क्या? हाँ। और इनका न्यूकासल का 4-3-3 था नॉर्मल इनका। भाई आप इतनी डिसरिस्पेक्ट कैसे दिखा सकते हो न्यूकासल को अवे फ्रॉम योर होम, जहाँ पे उनकी मिडफील्ड में गिमारेस, तोनाली और लॉन्गस्टाफ है। इट्स नॉट अ जोक भाई कि आपको पता है कि आपके पिछले 2 साल से प्रॉब्लम यही थी कि आपके मिडफील्ड में ना वो स्ट्रेंथ नहीं थी। पीएसजी का डिफेंस में भी आई थिंक प्रॉब्लम थी, अटैक वो सबलाइम बट डिफेंस में वो वर्क रेट ही नहीं था। यहाँ पे आपने 4 प्रॉपर फॉरवर्ड्स खिला के क्या आप दिखाना चाह रहे थे? तो वो भी सब नवाब है, आधे ज्यादा तो सब नवाब है, कोई इतना पीछे आएगा नहीं। तो आई थिंक दैट वाज अ बिग मिस्टेक फ्रॉम लुइस एनरिके। भाई क्रिस्टल पैलेस न्यूकासल मजाक थोड़ी है। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा क्लम्जी वे में इनने और इतना लाइटली नहीं ले सकते न्यूकासल को, दैट टू अवे फ्रॉम होम। न्यूकासल में भी अवे फ्रॉम होम जाके जीतना इट्स नॉट फॉर एवरीवन भाई, ऐसा नहीं कि बहुत कोई भी जीत सकता जाके। बट ऑन पेपर पीएसजी को जीतना चाहिए था। नहीं, जीतना तो चाहिए था। एंड ओवरऑल उस पूरे मैच में आई थिंक डोमिनेट भी पीएसजी ने किया था, अगर हम लोग पोजीशन की बात करें। बाकी अगर हम लोग अटैकिंग वाइज बात करें तो न्यूकासल वाज फार अहेड। मैंने जितना बीच में देखा, जब मैं बार्सा के साथ देख रहा था मैच को, तो तोड़ा हुआ था भाई न्यूकासल। नहीं, तोड़ा हुआ था। एंड अटैकिंग वाइज तो न्यूकासल वाज प्रोबब्ली 5-6 टाइम्स बेटर देन पीएसजी। मतलब वो था ना कि ये मार्किनोस वगैरह तो वो थे भाई, फेफड़े इनके निकल आए थे बाहर। हाँ, राइट। क्या करूं भाई मैं, कैसे बचूं इनसे। एंड पता है ये चीज स्टैटिस्टिकली भी दिखती है, क्योंकि पहले 4 गोल तो मारे ही इनने,
बट अगर हम लोग ओवरऑल पोजीशन बात करें एट द एंड ऑफ द मैच तो 73% था पीएसजी के पास. दैट मींस जस्ट 27 था अपना न्यूकासल के पास. 11 शॉट पीएसजी लिए थे जिसमें सिर्फ 2 ऑन टारगेट थे और इनने 12 लिए थे जिसमें से 8 टारगेट पे थे और 4 गोल. तो आई थिंक कि आप कितना भी कह लो पोजीशन रखा था. लुइस एनरिके की टीम भाई, जो हम लोग स्पेन के लिए कितनी बार कहते थे कि पोजीशन रखा हुआ है बट फाइनल प्रोडक्ट कहाँ पे है. यहाँ पे he is missing Messi. हो सकता है बट यहाँ पे दिखा दिया भाई. एंड इन गेम्स लाइक दिस व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग फॉर यू, आपके साथ पोजीशन है तो व्हाट वाज एम्बापे डूइंग? ऐसा तो नहीं कि आपके पास बॉल नहीं आई. एम्बापे शक्ल बना था ना थंबनेल के लिए हमारे. हाँ तो शक्ल तो अच्छी बनाई थी उसने. बट अगर हम लोग गोल्स की बात करते हैं एक बार जल्दी से, न्यूकासल का पहला गोल आता है 17th मिनट पे. 17 मिनट पे. आई थिंक वो थोड़ा नॉर्मल गोल था बट वहाँ पे जो मिस्टेक थी मार्किनियोस की, वो अगेन वो दिख गया कि क्यों ये बंदा स्टार्टिंग मटेरियल अब नहीं है. आई थिंक इट इज हाई टाइम. मैं तो ये मेसी के दोनों सीजन जो थे पीएसजी में तब से देख रहा हूँ. इट इज हाई टाइम पीपल एक्सेप्ट द फैक्ट कि मार्किनोज इज काइंड ऑफ अ लिटिल ओवररेटेड राइट नाउ. हाँ ट्रू डेफिनेटली. वो टॉप डिफेंडर्स में नहीं आता. 2021 से देख रहा हूँ मैं जब मेसी आता था. राइट. उससे पहले था कि बहुत हाइप थी कि अच्छा ये डीएमएफ भी खेल लेता है. एग्जैक्टली. ये डिफेंडर भी बन जाता है. बहुत यूटिलिटी वाला प्लेयर है, कैप्टन भी है. बट भाई लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब आई डोंट थिंक ही इज एज even close to be a proper defender, something that is needed to be in the top 5 leagues. And एकदम वो proper stupid सी mistake थी जो कि हमने ओनाना के लिए कहा था. उसने proper बस बॉल दे ही दी एक तरीके से ऑपोजिशन को और वहीं से इतना सिंपल गोल मिल गया पीएसजी को. आई थिंक उसको न्यूकासल को सॉरी, दैट वाज अ बिग लेट डाउन भाई. आप कैप्टन हो गया, आपने ये चीज़ करी है, दैट वाज अ बिग लेट डाउन. एंड इट्स नॉट लाइक एग्जैक्टली एज यू सेड कि काफ़ी सालों से चलता आ रहा है. इट्स नॉट लाइक कि अभी ये चीज़ स्टार्ट हुई है. सेकेंड गोल की बात करते जो कि आया हमारे 39th मिनट पे जस्ट बिफोर द हाफ टाइम. हेडर आता है न्यूकासल का बट द कंट्रोवर्शियल थिंग इज कि पहले हैंड हो गया था. न्यूकासल का हैंड था वो. अच्छा. बट दिया नहीं गई वो चीज. ये वही वाला गोल है जिसमें 2-3 बार वो शॉट लेते हैं. हाँ फिर वो हेडर मारता है अल्टीमेटली कूद के. वो मैं देख रहा था, वो मैंने देखा था गोल लाइव वो वाला. क्योंकि तब बारसा का शायद वो हो गया था, पॉज हो रखा था गेम. ओ भाई उसमें तो ऐसा रहा था कि रो देगा डोनारुमा. भाई मैं क्या करूँ. एग्जैक्टली 2-3 शॉट्स लिए थे ऑन टारगेट. उसके बाद फिर एक क्रॉस बना के दिया लॉब करके बॉल, उसने भी हेडर मारा. वो भी उसने रोका लेकिन गोल अंदर जाके आई थिंक नेट के अंदर जाके रोका था. फिर अल्टीमेटली गोल हो गया. बट हाँ क्या प्रॉब्लम थी उसमें? मतलब आई थिंक कि एक चीज़ तो यही प्रॉब्लम थी कि हैंडबॉल हो गया, दिया नहीं गया. सेकेंडली आई थिंक जो गोल मारा उसमें आई थिंक शायद लूकास हर्नांडेस के ऊपर ही चढ़ के हेडर मारा था. भाई लूकास हर्नांडेस वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर. उसके ऊपर वो चढ़ के उसने गोल मारा. लिटरली उसकी वेस्ट पूरी उसके सर के ऊपर होगी. इतना से न्यूकासल कह रहा हूँ, लूकास हर्नांडेस ट्राई भी नहीं कर पाया उस चीज़ के बारे में. तो आई थिंक एक चीज़ वहाँ पे थोड़ी, अगर रोनाल्डो तो तब तक फोटो डाल चुका था अपनी आराम से. मैं भी डालता. बट उसके बाद बात करते हैं. हाफ टाइम होता है, 2-0 अप जाती है न्यूकासल. हाफ टाइम के जस्ट बाद 50th मिनट पे एक गोल आता है फिर से न्यूकासल का, 3-0 अप. थर्ड गोल वॉज प्रॉपर डोनारुमा मिस्टेक, जो टिपिकल डोनारुमा मिस्टेक होती है. यू आर सो फेमिलियर विद दैट क्योंकि जो बॉल लग के एकदम टाइट एंगल से लग के चली नहीं जा रही थी गोल, जब मेसी था उस टाइम पे भी चीज़ हो रही थी, वैसे टाइप की मिस्टेक थी. राइट हैंड साइड से वो शूट लेता है जो कि गोल जा ही नहीं सकता था, वो भी उससे लग के अंदर गोल चला गया. तो आई थिंक वो टिपिकल डोनारुमा मिस्टेक थी. नियर पोस्ट पे से हाथ पे लग के चली गई. हाँ. तो आई थिंक वो बहुत ही मतलब स्टूपिड मिस्टेक थी वो. एंड यहाँ पे ये चीज़ रुक सकती थी. उसके बाद एक कॉन्सोलेशन गोल आता है लूकास हर्नांडेस का. आई थिंक वहाँ पे न्यूकासल की डिफेंडिंग काफ़ी गंदी थी क्योंकि वो इन बिहाइंड रन निकालता है. वो पार्टी मूड में आ चुके थे ना. हाँ राइट. आई थिंक बट वो काफ़ी देखने वाला मैच था क्योंकि क्राउड वाज बजिंग, पूरा स्टेडियम वाज बजिंग. वो उनका आई थिंक पहला मैच था इन सम 20 years. उस मैच से पहले उन्होंने एक ऐसे लाइटिंग शो भी किया था जिसमें आसमान में उनकी किट दिख रही थी सिर्फ. अच्छा वैसे टाइप. ये अभी न्यूकासल ने तो हराया था ना सिटी को, या फिर क्रिस्टल पैलेस थी? न्यूकासल हराया था. न्यूकासल हराया था ना जो हमने कवर करा था. हाँ तो उसमें भी भाई वो जब वो गोल आया था उसके बाद तो क्राउड पागल ही हो गई थी पूरी. एग्जैक्टली. तो हाँ भाई आई कैन अंडरस्टैंड. तो उसमें लूकास हर्नांडेस का गोल आता है, बहुत ही मतलब ऐसी मिस्टेक थी. वो इन बिहाइंड रन निकालता है एंड सिंपल सा हेडर मिल जाता है उनको. तो आई थिंक वहाँ पे ऐसा कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि 3-0 अप थे वो लोग. उसके 90+ फर्स्ट मिनट पे गोल आता है न्यूकासल का फिर से टू सील द गेम ऑफ. वो एक आउटसाइड द बॉक्स शूट होती है एंड आई थिंक वहाँ पे इट्स जस्ट अबाउट द प्रेसिंग बिकॉज क्राउड इज बजिंग. आई थिंक वो चीज़ डायरेक्टली अफेक्ट करती है प्लेयर्स को 100%. जब वो ऐसे एड्रेनलिन रश चल रहा होता है ना तो बंदा भागता ही रहता है उस टाइम पे. तो उनने वहाँ पे इंटरसेप्ट किया बॉल को, पास दिया एंड जिसने आउटसाइड द बॉक्स शूट ली उसने भी गिरते गिरते शूट मारी पता नहीं काफ़ी दूर से और वो भी गोल हो गया अल्टीमेटली. अच्छा. हाँ तो वो भी गोल हो गया. मतलब वो पोजेस्ड हो जाता है ना जब इंसान. हाँ, इट वाज जस्ट दैट नाइट. तो यहाँ से हम देखते हैं कि 4-1 जीत जाती है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड बाय लुइस एनरिके बिकॉज लीग भी बहुत अच्छी नहीं चल रही. लीग भी बहुत अच्छी नहीं चल रही. नॉट लाइक दे आर इनविंसिबल. एग्जैक्टली.
तो आई थिंक PSG के लिए भी जो भी इतनी सारी साइनिंग्स करी, आई थिंक उन्होंने शायद 8-9 प्लेयर साइन करें इस बार। तो इतने बड़े एकदम सारे अपने हटाए, एकदम स्टार प्लेयर्स नेमार मेसी, उसके बाद अपने इतने सारे प्लेयर्स लाए। यू हैव टू डिलीवर ना, चाहे कुछ भी हो। PSG तो PSG बड़ा क्लब तो है ही, चाहे कितना भी कह लो, तो उसको डिलीवर तो करना पड़ेगा। एंड लुइस एनरिके के लिए इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। बट हैविंग सेड दैट, एक बार जो बाकी मैचेस हुए उन पर भी एक बार नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे डॉर्टमुंड और AC मिलान की, जो कि AC ग्रुप का मैच था। बिग गेम ड्रॉ हो जाता है अल्टीमेटली मैच। यहाँ पे भी डॉर्टमुंड ने पोजीशन वाइज बहुत तगड़ा मेंटेन करा हुआ था इनके अगेंस्ट, बट न्यूकासल ने AC मिलान के चांसेस बहुत सारे थे, बट दे फेल टू स्कोर, विच हैपेंड देयर इन देयर लास्ट मैच अगेंस्ट PSG आल्सो। राइट, PSG नहीं, सॉरी, जिसके अगेंस्ट भी मैच था इनका लास्ट टाइम, PSG डॉर्टमुंड था पहले तो, न्यूकासल। उसमें भी इनको गोल मार देना चाहिए था। एंड दैट्स 2 ड्रॉस फॉर AC मिलान नाउ, दे सिट 3rd ऑन द टेबल, डॉर्टमुंड 4th है। भाई ये जो ग्रुप ऑफ डेथ का भी डेथ है ना, जो ये ग्रुप, हाँ, उसमें अभी वही जो तुमने कहा था, मैं पूछा था पॉडकास्ट से पहले, 4-2-3-1 करके है ना। 4 पे न्यूकासल है टॉप पे, सेकंड PSG है विद 3 पॉइंट्स, थर्ड आई थिंक मिलान है, AC मिलान, और लास्ट में डॉर्टमुंड है भाई। लास्ट में डॉर्टमुंड जस्ट जीती थी लास्ट टाइम लीग। बेलिंगम जैसे प्लेयर थे, हालैंड जैसे प्लेयर थे, सैंचो जैसे प्लेयर थे भाई। राइट, लास्ट चल रही है अभी। इट्स नियरली इम्पॉसिबल फॉर देम टू नाउ क्वालीफाई। अब तो नहीं हो पाएगा, अब तो बिल्कुल ही चांस नहीं है। बट आई थिंक AC मिलान की भी अगर ये लोग नहीं क्वालिफाई करते, इट्स गोइंग टू बी अ मैसिव अंडर परफॉर्मेंस, आई वुड से। इज इट लाइक अंडर परफॉर्मेंस ऑन देयर पार्ट, या फिर ऑफ कोर्स है, बट मोर सो दैट, या फिर न्यूकासल्स अनप्रेसिडेंटेड ब्रिलियंस? मतलब मुझे लगता है कि अगर न्यूकासल कर रही है ये सब चीजें, तो AC मिलान तो उनसे काफी आगे है। हाँ भाई, इस मोमेंट पे तो AC मिलान काफी आगे है उनसे। एंड at this point it is hard to believe कि न्यूकासल नहीं पहुंचेगी राउंड ऑफ 16। राइट, एंड द सेकंड थिंग इज कि AC मिलान ये दोनों मैच जीत सकती थी आराम से। चांसेस तो उन्होंने बनाए थे, उन्होंने कन्वर्ट नहीं कर पाया वो चांसेस। तो वहां पे तो AC मिलान को आई थिंक पूरा हमें बोलना पड़ेगा, वी हैव टू कॉल देम आउट। बट बाकी गेम्स पे आते हैं। एथलेटिको फाइनवुड मैच होता है 3-2, ये भी काफी बैंगर मैच था। बस एक जो सैड चीज थी वो ये थी कि 5 गोल्स फर्स्ट हाफ में आ गए थे, सेकंड हाफ में कोई गोल ही नहीं आया। सेकंड हाफ में गोल मारना, हाँ 2 मोराटा ने मारे, कर रहा है राइट। तो फर्स्ट हाफ में सारे गोल लगे, तो सेकंड हाफ थोड़ा बोरिंग हो गया था, बट ऑल इन ऑल काफी अच्छा मैच था ये। फिर हम लोग आते हैं एंटवर्प शख्तार पे। यहाँ पे एंटवर्प ने अर्ली लीड ले ली थी, बट अल्टीमेटली शख्तार कम बैक करती है। आई थिंक बारसा का अगला मैच शख्तार से ही है शायद। हाँ, तो इंटरेस्टिंग, राइट। उसके बाद आता है रेड स्टार बेलग्रेड और यंग बॉयज। मतलब आप जितना ईजी कर सकते हो सिटी के लिए उतना ईजी करो, यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है मैच। अच्छा। तो सबका 1-1 पॉइंट होता है। सिटी अपना 2 मैच जीती हुई है आराम से। तो अगेंस्ट सिटी बहुत इजीली क्वालिफाई करेगी, बट ये इसमें भी देखना पड़ेगा कौन सी टीम अल्टीमेटली क्वालिफाई करती है फॉर द राउंड ऑफ 16 सिटी के बाद। एंड लास्ट गेम था हमारा सेल्टिक लाज़ियो के बीच में। यहाँ पे भी सेल्टिक ने अर्ली लीड ले ली थी, बट 2-1 से लाज़ियो अल्टीमेटली मैच जीत जाती है, जो कि दे शुड हैव वन। अभी पोस्टेकोग्लू छोड़ के गया था आफ्टर विनिंग डोमेस्टिक ट्रेबल, तो इट वॉज नेचुरल कि थोड़ा स्लम्प आएगा सेल्टिक में। बट यहाँ से खत्म होते हमारा UCL मैच डे 2। एंड अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ टू एंड द पॉडकास्ट, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था आफ्टर मैच डे 1, बड़ी टीम्स की बात कर लेते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट कौन सी लग रही है अभी, एंड सबसे सरप्राइजिंग टीम अभी कौन सी लग रही है तुम्हें? हाँ, आई थिंक सरप्राइजिंग तो सबको पता है, इट्स गोइंग टू बी न्यूकासल फॉर श्योर। एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम आई थिंक मुझे लग रही है, आई वुड स्टिल से एट दिस मोमेंट सिटी। व्हाट अबाउट बायर्न? बायर्न भी आई थिंक लास्ट मैच थोड़ा डिफिकल्ट था उनका, काफी हार्ड फॉट विक्ट्री थी। हाँ, हार्ड फॉट विक्ट्री थी। इट्स नॉट लाइक कि बड़े मार्जिन से जीते, 2-1 जीते थे। बट हाँ यार, आई थिंक इस टाइम पे सिटी है, क्योंकि सिटी का मैच ड्रॉ चल रहा था, 78th मिनट पे वो लेके आते हैं और 84th मिनट तक 6 मिनट के अंदर वो लीड में आराम से। मतलब उनके पास देयर इज जस्ट टू मच फायर पावर। एग्जैक्टली, कभी भी एक्सप्लोड कर सकते हैं। राइट, एंड दे आर स्टिल विदाउट देयर ए टीम प्लेयर्स लाइक डे ब्रुयना, स्टोन्स, अभी सिल्वा भी अभी आया है, ग्रिलिश भी अभी आया है, तो गॉर्डियोल नहीं था मेरे ख्याल से। राइट, गॉर्डियोल क्यों नहीं आया अभी इस मैच में? नहीं, गॉर्डियोल था इस मैच में। ओके, अभी बीच में एक तो मैच नहीं खेला। हाँ, सो वही है ना, रोटेशन करके भी आराम से निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली। सो पॉसिबली सिटी, यस, स्ट्रॉन्गेस्ट दैट, सरप्राइजिंग से ज्यादा न्यूकासल है, एंड वीकेस्ट आई स्टिल हैव टू से यूनाइटेड। व्हाट अबाउट मैड्रिड? आई थिंक जीत तो गए ना अल्टीमेटली, टेबल तो टॉप कर ही रहे हम लोग, कुछ भी कह लो। यूनाइटेड तो जोक है भाई। यूनाइटेड तो हाँ भाई, मतलब आई थिंक वो बिग क्लब्स वाली बात आ रही है, जो कि यूनाइटेड अगर है तो भाई है। हाँ, मतलब पर भाई यूनाइटेड ही होगी, सबकी होगी आई थिंक, सबकी, क्योंकि लास्ट है भाई टेबल पे। कोपेनहेगन उनसे ऊपर है। नहीं, फेयर पॉइंट। तो आई थिंक ये हमारी 3 टीम्स होने वाली हैं। तो ऑन दैट ट्रोलिंग नोट, लेट्स एंड टुडेस पॉडकास्ट। अगला पॉडकास्ट जब आएगा मंडे को, तो उसमें बात होगी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की भी। होपफुली इंडिया जीत चुकी होगी
एंड वीकेंड पे खेले गए कई सारे मैचेस लाइक सिटी आर्सेनल का मैच होने वाला है, तो काफी इंटरेस्टिंग मैचेस होने वाले हैं, सबको कवर करेंगे। तब तक के लिए इस पॉडकास्ट को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऑलरेडी, बिकॉज एवरी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे एक नया पॉडकास्ट आता है। और जो नेक्स्ट वीडियो हमारे व्यूअर्स के लिए होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? नेक्स्ट वीडियो जो आपको देखनी चाहिए वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी, सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट ऑल्सो।